वाला ही टॉप एंड चल रहा है यार ये। तो कल विश्व विजेता टीम का जो वेलकम हुआ उसे ना सिर्फ मुंबई के लोग, दिल्ली के लोग, बल्कि पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि तस्वीरें ये गवाह हैं कि इस तरह का वेलकम किसी क्रिकेट टीम का दुनिया में शायद ही हुआ होगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रिकेट लवर्स हैं किस संख्या में मरीन ड्राइव पर कल विक्ट्री परेड के लिए मौजूद थे। और वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। टीम फिर वहां पर पहुंची, वहां पर टीम का एक अद्भुत अंदाज में स्वागत हुआ। और हो भी क्यों ना, हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे, टीम इंडिया लगातार अच्छा खेल रही थी, फाइनल की बाधा पार नहीं हो रही थी। एक दिल टूटा था ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में जब हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, वहां से फिर से जोश इकट्ठा करके हम T20 वर्ल्ड कप में गए और फाइनली हमने ये दिखाया कि टीम में कोई कमी नहीं है। कुछ दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ बदकिस्मती थी कि हम जीत नहीं पा रहे थे और हमने ये ट्रॉफी अपने नाम की। और हमारी ये टीम जिस पर हमें नाज है, गर्व है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपना पूरा रुतबा रखते हैं। रोहित हो गया या फिर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ये तमाम प्लेयर्स, हार्दिक पांड्या, इनफैक्ट हार्दिक पांड्या के लिए कि ये बेहद खास मौका रहा होगा, क्योंकि इसी वानखेड़े स्टेडियम पर जब उनको आईपीएल की मुंबई की कप्तानी दी गई थी तो दर्शकों ने उन्हें पूछ किया था। लेकिन इस बार देखिए स्वागत, सम्मान, हार्दिक पांड्या के समर्थन में नारे भी लगे और ये कमाल की तस्वीरें निकल के आई हैं वानखेड़े स्टेडियम मुंबई से, मरीन ड्राइव से। जब टीम दिल्ली से कल मुंबई पहुंची तो वहां पर फ्लाइट को वाटर कैनन सल्यूट दिया गया। जी हाँ, वाटर कैनन सल्यूट, यानी कि आप किसी का जब सम्मान करते हैं, जब आप किसी का आदर करते हैं तो इस तरह का जेस्चर दिखाया जाता है। और कल टीम के लिए पूरा का पूरा ऐसा मुंबई लगता है कि मरीन ड्राइव पर इकट्ठा होकर आ गई थी। और ये कमाल की तस्वीरें, कभी नहीं भूलने वाली तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक तरफ समंदर और दूसरे तरफ लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर। ये जो तस्वीरें हैं ये जहन में काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा रहेंगी। रोहित और विराट कोहली, ये इनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप था। T20 से तो रिटायर ही हो गए, तो कहने की हम इनको संजो के रखेंगे अपनी यादों में। वर्ल्ड चैंपियन टीम का बिल्कुल जिस तरह से स्वागत होना चाहिए, ये दिल्ली ने भी दिखाया और मुंबई ने भी दिखाया कि हम क्रिकेट को लेकर कितने जुनूनी हैं और किस तरह से अपने हीरोज का स्वागत करते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, चार और तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस पर आज बाजार की चाल निर्भर करेगी, आपके सामने लेकर आएंगे। एक तो ये कि कल अमेरिकी बाजार बंद थे, वहां पर 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस होता है, उसके मौके पर कल अमेरिकी बाजार बंद थे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स से जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े से ठीक ठाक हैं। 30 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,350 के आसपास एक सपाट सा कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कल की कमजोरी के बाद आज फिर से फोकस में रहेगा और शायद कमजोरी और बढ़े। उसकी वजह यह है कि बिजनेस अपडेट जो है कमजोर आया है। नए लोन में 1% की गिरावट है, डिपॉजिट पर दबाव है। नोवरा ने 1660 रुपए का टारगेट दिया है। हमने देखा था कि 1720-25 रुपए के ऊपर शेयर जाकर कारोबार कर रहा था। कल के सत्र में कमजोरी आई, शायद आज ये कमजोरी बढ़े और आज ये कमजोरी अगर बढ़ती है तो बाजारों को भी गिरफ्त मिलेगी, क्योंकि निफ्टी में और निफ्टी बैंक में दोनों जगहों पर वेटेज का मामला है। आरबीएल बैंक के भी कमजोर अपडेट आए हैं। पीएनबी का अपडेट जो है वो है मिला जुला, एडवांसेस में 12% की बढ़त है। तो देखना होगा कि पीएनबी के शेयर का रिएक्शन किस तरह का आता है। लेकिन रेमंड का शेयर भी फोकस में रहेगा, अच्छी कमाई करा के दी है रेमंड के शेयर ने। रियल एस्टेट का
डीमर्जर करने का कंपनी ने फैसला किया है और जो स्वाप रेशियो है वो है 1:1 का, यानी कि एक रेमंड के शेयर के बदले रेमंड रियल्टी लिमिटेड RRL उसका एक शेयर मिलेगा। आपको बता दें कि रेमंड की कुल आय में जो रेमंड रियल एस्टेट का जो हिस्सा है वो है करीब करीब 24% के आसपास का। तो बिजनेस काफी बड़ा हो रहा था और काफी समय से ये चर्चाएं हो रही थी कि इस बिजनेस का डीमर्जर रेमंड कब करती है। एक प्रॉक्सी प्ले के तौर पर देखा जा रहा था रेमंड को रियल एस्टेट के। बजाज ऑटो आज फोकस में रहेगी। कल लास्ट आवर के ट्रेड में हमने देखा था कि बजाज ऑटो के शेयर में थोड़ा सा अपटिक आया था। आज ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कंपनी लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट। और इस मौके पर बड़ा ये खास मौका होगा। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारी टीम वहां पर पहुंची है। वहां से जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने हम लेकर जरूर आएंगे और कोशिश करेंगे कि टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करें, कंपनी के आगे के ग्रोथ प्लान को समझें। 90,000 रुपए के आसपास की कीमत है इस बाइक की होने की उम्मीद है। और इसमें एक छोटा सा जैसी खबरें आ रही है कि हमने आपके लिए जानकारी निकाली थी कि एक पेट्रोल का फ्यूल टैंक छोटा सा होगा कि इमरजेंसी की स्थिति में भी बाइक को चलाया जा सके। 100 से 125 सीसी वाले सेगमेंट की ये बाइक हो सकती है। देखना होगा कि और क्या डिटेल्स निकल के आती है, फाइनल जो प्राइसिंग होती है किस तरह की होती है। लेकिन इस मौके पर आज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे इस लॉन्च इवेंट को खास बनाने के लिए। तो निफ्टी बैंक को डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा था कि 24,300 के ऊपर के हमने आंकड़े देखे। अगर हम एचडीएफसी बैंक को छोड़ दें तो बैंक निफ्टी का भी मूड ठीक ठाक ही था, आईसीआईसीआई बैंक के भरोसे और बाकी बैंकों के भरोसे। लेकिन एक बार जरा देखते हैं कि ग्लोबल संकेत किस तरह से आ रहे हैं। ग्लोबल संकेतों की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स कल बंद था, अमेरिकी बाजार बंद थे, वहां पे इंडिपेंडेंस डे था उसके चलते। लेकिन डाउ फ्यूचर्स की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 30-40 अंक ऊपर, तो वहां से संकेत ठीक ठाक ही हैं। अगर हम क्रूड की बात कर लें तो क्रूड $85-87 के आसपास अब उस रेंज में कारोबार कर रहा है। अमेरिका की बात करें तो आज वहां पर बेरोजगारी दावे के आंकड़े आएंगे, जिसका कि असर हम देखेंगे कि सोमवार को जब बाजार हमारे खुलेंगे उस दिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास है, बहुत ज़्यादा वहां पर कोई टेंशन की बात नहीं है। आज यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पर भी नजर रहेगी और एक और आंकड़ा होगा नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े। ये कुछ आंकड़े होंगे टिपिकली गुरुवार को और शुक्रवार को अमेरिकी बाजार से कुछ कुछ आंकड़े आते हैं जिस पर हमारी नजर रहती है। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो यूके में चुनाव चल रहे हैं, बाजारों में तेजी हमने देखी है। कैग में और FTSE में करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त देखी, डैक्स में करीब करीब आधे % के आसपास की, जो कि जर्मनी का बाजार है। एशिया में संकेत जो है मिले जुले हैं। निकेई में रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार हो रहा है और अगर आप जापान के बाजार को देखेंगे तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। हांगकांग भी ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा सुस्त है और शायद आज ये सुस्ती बढ़े क्योंकि एचडीएफसी बैंक के जो अपडेट आए हैं वो कमजोर आए हैं। बाकी अगर आईटी से और दूसरे बैंकों से, रिलायंस से अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर मामला थोड़ा सा ढीला ही रहने वाला है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है। लेकिन चलिए जरा देखते हैं कि एफआईआईस के और डीआईआईएस के आंकड़े किस तरह से आए हैं। अगर कल के अगर आंकड़ों की हम बात करें तो बाइंग आई है ठीक ठाक एफआईआईस की, करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए की बाइंग है। परसों के सत्र में भी हमने देखी थी कि बाइंग आई थी करीब करीब 5,500 करोड़ रुपए की। ये तो कैश के आंकड़े हैं। फ्यूचर्स के ऑप्शंस के आंकड़े, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक्स फ्यूचर्स के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, एफआईआईस की लॉन्ग होल्डिंग कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए, लॉन्ग होल्डिंग कितना परिवर्तन है उसमें? देखिए, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। एज इट इज़ 83-84% पे वो लॉन्ग खड़े हुए हैं और 2-3 वजह भी हैं उसकी, आपको मैंने ऑलरेडी जैसे बताया हुआ है कि वो 85 को पार नहीं करेंगे। आप देखो ना, पहले 20 दिनों में ही उन्होंने 13 से 83 तक आ गए, लेकिन लास्ट के 5-7 दिन हो गए हैं, वो करीब 80 से 85 आने में भी उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। एक और चीज़ आप देख भी रहे थे कि निफ्टी में अंदर बैंक, एचडीएफसी बैंक का और रिलायंस का और भी कई बड़े पार्टिसिपेंट्स का मूड ठीक हुआ और वो चले, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार को बहुत बड़े लेवल पे लेके नहीं आए। जब भी हम चल रहे हैं तो ऑल टाइम हाई से जब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हम करते हुए चले हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि एफआईआईस की इस समय होल्डिंग से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और आप ये देख भी रहे हैं पिछले कई दिनों से।
85% तक आ जाए एवरेज पे तो मेरे लिए एक ये बॉटल नेक हो जाएगा बस कि अब ख़त्म हो गया। अब इसके बाद तो एफआईज का मैं और एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा। अगर वो आ भी रहे हैं इंडिया के अंदर तो मेरे को नहीं पता वो क्यों आना चाहते हैं या क्या चीज़ देख के आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो क्यों भी आ रहे हैं टाइप। तो फ़िलहाल मैं 85% मेरा मैक्स लिमिट है जिसमें मैं करीब 83-84% पे आ चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे लिए एफआईज ऑलमोस्ट एट द मैक्स हैं। इससे ज़्यादा अब इंडिया में वो पैसा नहीं लगाएंगे एट ए लॉन्ग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, अब आप देखेंगे, आप फिर बोलेंगे जी कैश तो हो रहा है, कल भी कैश हुआ है, आज भी कैश प्लस में है। तो एक्चुअली जब आप कैश के नंबर्स देखते हैं तो साथ में ऑप्शंस के नंबर भी देखिए। ऑप्शंस में ना फिर से 18,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। ये होता क्या है, टिपिकली कैश प्लस करके फ्यूचर्स में देखो, कैश में तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते ना, कैश में तो नेट का नंबर आएगा। आपकी अगर बाइंग ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, अगर आपकी सेलिंग ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। बट ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता, फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर्स के अंदर हर चीज़ का अलग अलग पैरामीटर्स बना हुआ, आप देख भी रहे होंगे, ऑप्शंस अलग लिखे हैं, फ्यूचर्स अलग लिखे हैं। तो उसमें भी नेट होता है कि भाई ऑप्शंस में कॉल और पुट के हिसाब से क्या क्या हुआ। तो टिपिकली वहाँ पे थोड़ी हेजिंग हो रही है, यानी कि मार्केट के अंदर जब भी एफ आई जो भी काम कर रहा है वो थोड़ा हेज करके कर रहा है। दूसरा पॉइंट, डीआईज की और रिटेल की होल्डिंग भी काफ़ी कम हुई है। मैं बोलूँगा अगर आप मेरे से पूछेंगे कि रिटेल की होल्डिंग कितने, 32% हो चुके हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 रुपीज़ रिटेलर के पास तो अब कुछ है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि भाई बाज़ार चल रहा है, रिटेलर्स तो एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बहुत सारे रिटेलर अब कॉर्नर में बैठे हुए हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं अरे बाज़ार चला जा रहा है, हम तो बेच चुके हैं, बाज़ार चला जा रहा है, अब हम तो खरीद ही नहीं पा रहे अब। तो इस तरह की जो फोमो फैक्टर है, जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपके पास नहीं है लेकिन बाज़ार आपको ऊपर दिख रहा है, वो जो फीलिंग है वो अपने चरम पर आ जाती है ना, तो उसके बाद बाज़ार अपने आप को कैप कर देता है, फिर वो रोक देता है। ये कई सालों का एक्सपीरियंस और कई सालों का बैक टेस्टिंग एरिया है। अब आ जाते हैं डीआईएस की होल्डिंग पे। डीआईएस की होल्डिंग करीब 35 है। देखिए ये एक मजबूत कैंडिडेट है डीआईएस के ही बदौलत आप बाज़ार को रोकते थे। डीआईएस के पास भी होल्डिंग हिस्सा कम हो गया है, जो डिप्लॉयमेंट की मैं बात बोल रहा हूँ। इसलिए डिप इसलिए रिक्वायर नहीं है कि आपको डिप मिलेगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा। रिस्क इसलिए भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि अगर आपको और आगे जाना है तो थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, इसलिए भी डिप की रिक्वायरमेंट है। तभी तो ये डीआईएस का जो 35-36% का हिस्सा है ये 40s को क्रॉस करेगा, नहीं तो ये करेगा ही नहीं। आप खड़े रखो यहाँ पे और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर हफ्ते में ये 42-43% हो जाए तो मैं ज़िंदगी भर के लिए एंकरिंग नहीं करूँगा, आप मार्केट को यहीं रख दो आप। तो ये हम बहुत पुराना एक्सपीरियंस है हमारा इन सब चीज़ों को देखने का, समझने का, बैक टेस्टिंग पे मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए डीआईएस की होल्डिंग तभी आप बढ़ते हुए देखेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी तभी होगा जब बाज़ार में थोड़ा सा डिप आएगा। ये जो आज 20-22 पॉइंट की दिक्कत आपको दिख रही है ना गिफ्ट निफ्टी में, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। कल भी आप देखेंगे ऊपरी स्तर से वापस भी नीचे आया। कम से कम लेवल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छे लेवल्स चाहिए ताकि बाज़ार की चीज़ों को थोड़ा ठीक किया जाए। क्या पुट कॉल रेशियो से पता लग रहा है कि बाज़ार महंगा सस्ता है? तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा पुट कॉल रेशियो से क्या पता लग रहा है। ठीक है, तो ये फाइज की और डीआईएस की होल्डिंग। चलिए निफ्टी पर आते हैं और उसके बाद निफ्टी बैंक की चर्चा करेंगे। कल का सत्र अगर हम देखेंगे तो हमने 23,400 के ऊपर के लेवल भी देखे, ऊपरी स्तर से 100 अंकों की प्रॉफिट टेकिंग आई, बिल्कुल सपाट क्लोजिंग देखी हमने 24,300 के आसपास। और कल सुबह का सत्र अगर आपको याद होगा, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको साफ साफ बताया गया था कि अब प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए आपको। जहां बड़ी प्रॉफिट हो रही है, जहां मुनाफा हो रहा है, उसको सोचिए, क्योंकि बैंक संकेत देंगे अब थोड़ा सा नीचे आने के, क्योंकि बैंक चले बहुत थे। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो लोअर लेवल से 14-15% के आसपास की तेजी हमने देख चुके हैं इंडेक्स में। तो डिम्पी, निफ्टी को लेकर आज क्या रणनीति होगी? देखिए, कंसीडरिंग द फैक्ट कि एचडीएफसी बैंक के जो आंकड़े आए हैं Q1 के अपडेट के, वो कमजोर हैं, करना क्या है आज जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है और जो सोच रहे हैं, क्या वो सोचें थोड़ा और नीचे आए तो? देखिए एचडीएफसी बैंक आपको, अब मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने कल परसों भी आपके सामने रखी थी कि एचडीएफसी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है वो आते आते थोड़ी लेट हो जाती है। वो चाहे एफआईज के नंबर हो, चाहे एमएससीआई का रीबैलेंसिंग हो, चाहे वो उनके क्वार्टरली नंबर्स हो। मैं फिर से आपको बताता हूँ, सिस्टम में बहुत बड़ी लेवल की इंटेलिजेंस, बहुत बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर और बहुत बड़े लेवल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल्स होती हैं।
तो वो काफ़ी हद तक सिस्टम में प्रिवेल कर रही होती है। कल HDFC बैंक को आप 1 मिनट के लिए इसका चार्ट उठा के देख लीजिए, कहीं भी सिंगल डे में भी एक बार ऐसा नहीं लगा कि ये वही शेयर है जिसने बैंक निफ्टी को 23,000 से 24,000 पहुंचाया हुआ है। क्या ये वही शेयर है जिसने 50,000 की बैंक निफ्टी को आज 54,000 के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया था? आप एक बार भी कल इसको देख के ये नहीं फील कर पाएंगे। तो ये क्लियरली मैसेज था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में है और धीरे धीरे करके प्रिवेल होती है। वो MSCI और FIs वाली भी थी और ये वाली भी है। मैं HDFC की कल की जो फॉल है और साथ ही रिलायंस को भी जोड़ूंगा, कल कुछ खास नहीं चला, 3-4 रुपये का चला। इन दोनों बड़े प्लेयर्स का आज अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता तो बाज़ार थोड़ा सा और नीचे आएगा, और इन दोनों शेयरों में से कोई एक भी चल गया तो फिर आप इसी रेंज में रहेंगे। अब आप मेरे से पूछेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है इन दोनों में से चलने की, तो मैं बोलूँगा रिलायंस की अभी भी है। HDFC की मेरे को ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि HDFC ने कल ना केवल 40 रुपये तोड़े, बल्कि HDFC ने कल 40 रुपये के साथ छोटी मोटी एवरेज भी तोड़ी है जो उसने मेंटेन की थी। अब आ जाते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे कि निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, टाइट रेंज के अंदर चल रहा है। देखो निफ्टी कल का जो इंडेक्स है 20 पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ एथिकली क्लोजिंग बेसिस पर, तो आप निफ्टी देख रहे होंगे सिर्फ 15 पॉइंट की बढ़त है। कितने का इंडेक्स है? 24,000 का। 24 पॉइंट भी होता तब भी 0.010% बनता। तो कहने का मेरे मतलब कि बाज़ार के पास 450 से 500 का रेजिस्टेंस एरिया है। क्या ये तोड़ नहीं सकता क्या रेजिस्टेंस? इसके पास हिम्मत नहीं है क्या तोड़ने की रेजिस्टेंस की? 100% रेजिस्टेंस तोड़ने की हिम्मत है, लेकिन जस्टिफिकेशन नाम की भी कोई चीज़ होगी कि आप क्यों तोड़ रहे हैं, किस वजह से तोड़ रहे हैं, आपके पास पार्टिसिपेशन क्या, आपके पास लीडर्स कहाँ हैं, आपके पास कौन से शेयर्स के दम पे लाएंगे। आप अगर निफ्टी के टॉप 5 काउंटर जिनकी बहुत बड़ी वेटेज है उनका परसेंटेज निकाल लेंगे ना, तो उनका ये पिछले गया महीना बहुत ही शानदार रहा है, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे वो HDFC का हो, चाहे मैं L&T का बोलूँगा, चाहे आप किसी और बड़े प्लेयर्स का भी देखेंगे, तो उनके वन ऑफ द अच्छे मंथ में से गए हैं। तो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के लिए आपको फिर नई ऊर्जा नहीं चाहिए। और कई बार आपने मार्केट के एनालिस्ट को भी सुना है कि मार्केट इज़ अ वो तो ट्रिगर ईटिंग है, उसको तो हर समय कुछ ना कुछ ट्रिगर्स चाहिए। अब आप पुराने ट्रिगर्स पे यहाँ तक आ चुके हो। मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया था, आप 2 लीटर की बोतल लाए, 2 लीटर पानी पूरा भर चुका, आप पानी भरोगे कहाँ पे? आपकी भूख तो है लेकिन भरोगे कहाँ पे? बॉटल तो दूसरी लाओ, यानी कि नया फेस तो लाओ, नई चीज़ें तो लाओ मार्केट के अंदर। मार्केट को तो ऐसा ही चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, जिनके पास पोजीशंस हैं, देखिए 24,000 अभी तक जुलाई मंथ जब से शुरू हुआ है, मैं मंथ बोल रहा हूँ कैलेंडर, हाँ सीरीज़ नहीं, जुलाई मंथ जब से शुरू हुआ है तब से 24,000 के हम नीचे नहीं जा रहे। तो जब तक हम 24,000 के नीचे नहीं जाएंगे और 23,800 को एक बार टेस्ट करके ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक जो बियर्स का दबदबा है, बियर्स की जो पकड़ है मार्केट पे, वो बनेगी ही नहीं, वो बनेगी ही नहीं। वो एक स्प्रिंग की तरह नीचे आएगा बाजार और वापस ऊपर चला जाएगा। आप ऐसा मान के चलना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वो वर्ड, 23,800 और 24,000 के नीचे जब तक नहीं आता मार्केट, और इस पे बियर्स का दबदबा बनेगा ही नहीं मार्केट के अंदर, और स्प्रिंग की तरह ऊपर चला जाएगा, फिर 100-200 पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। रेजिस्टेंस 450 से 500 का, जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं वो ज़रूर होल्ड करके रखें। पोजीशंस काटना चाहे उनकी मर्जी है, इसमें मैं कोई निजी दखलंदाजी नहीं करूँगा। और अगर कोई लेना चाहता है तो मेरी तरह आप भी डिप का वेट करें। मेरा ऐसा मानना है कि डिप आएगा ज़रूर। ठीक है, आप गिरावट के इंतजार करें, तो लेना है करेक्शन पर ही लेना है, इस रिकॉर्ड हाई पर नहीं लेना है। ये आपको थोड़ी सावधानी बाजार में बरतनी पड़ेगी। डिम्पी, निफ्टी बैंक को पूछने से पहले मैं ना HDFC बैंक के बारे में आपसे पूछूंगा, क्योंकि 17,500 रुपए के आसपास के भाव हैं। कल हमने कमजोरी देखी है, आज ट्रिगर कमजोर है। इसके लिए डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर में एक वो टेंशन की तरह उभर रहा है। HDFC बैंक जिनके पास है, या जिन्होंने मान लीजिए हाल फिलहाल खरीद लिया हो 1,600 1,650 रुपए के भाव पर, वो क्या करें? शॉर्ट टर्म का भी बताइएगा, और फंडामेंटली देखिए कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, अच्छी ग्रोथ वाला बैंक है, तो वो क्या करें? दोनों के लिए बताइएगा, शॉर्ट टर्म वालों के लिए और जो लंबा जिनको रखना है वो। देखिए 1,300 से 13,500-1,400 से शेयर चल के करीब करीब 17,500-1,800 तक आया। रफ आप इसको 1,800 समझ लो, क्योंकि इसका हाई ऑलमोस्ट करीब करीब लगा हुआ है, वो 1794 का लगा हुआ है, यानी कि आप 1,800 समझ लो। अब आप एक जर्नी तो आप ऑलरेडी कंप्लीट करके आए हो विद द FIs होल्डिंग की। HDFC को चलाएगा कौन? कि HDFC वाले चलाएंगे? यस। क्या इसको रिटेल चलाएगा? नो, रिटेल तो नहीं चलाएगा।
तो इसको बड़े प्लेयर ही चलाएंगे, HDFC को जब भी चलाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एक राउंड की तेज़ी जो बड़े पैसे के साथ आती है वो आ चुकी है, जिसमें ब्लॉक्स भी लगे, जिसमें इसका MSCI भी हुआ, जिसमें इसके आपने FIs के नंबर भी बता दिए और जिसमें आपने इसका बिजनेस आउटलुक भी दे दिया। अब रह गए इसके नंबर्स। अब जो भी ये करेगा बड़ा, वो अपने नंबर्स के बाद ही करेगा, यानी कि क्वार्टरली नंबर्स के बाद ही करेगा। तो अभी तक जब तक अब नंबर नहीं आते हैं, HDFC बैंक कोई भी बड़ा मूव देगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है। अब आपने पूछा कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सिप का कैंडिडेट है, ये इन्वेस्टर्स का और PMS का शेयर है, ये वैसा शेयर है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, जिनको शॉर्ट टर्म में मोमेंटम चाहिए था वो मिल चुका है। मैं बोलूँगा शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म वालों को भी मोमेंटम मिल चुका है। तो मेरी तरफ से जो स्विंग ट्रेडर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको HDFC बैंक से भी दूर रहना चाहिए। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक राउंड की मौका खोए हुए हैं कि भाई हमसे मौका छूट गया, तो जैसे कल की 2.5% की गिरावट आई है, तो आपके पास अच्छी चीज़ है ना, 1800 वाला 1725 में मिल रहा है, तो एक 10% पैसा लगाओ। फिर मान लो 100 रुपये और नीचे मिलता है तो फिर 20-30% पैसा लगाओ। तो आप वैसा कर सकते हैं सिप में, एक साथ सीधा पैसा लगाएं, मेरे को उसमें समझ में थोड़ा कम आता है। और दूसरा पॉइंट, जिसकी बदौलत चलता है वो ऑलरेडी सिस्टम में है, फिर चलाएगा कौन? तो चलाएगा और गिराने के लिए बड़े प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, वो अभी तो है नहीं। ठीक है, HDFC बैंक को लेकर ये आपके लिए एनालिसिस हो गई। निफ्टी बैंक, कल हमने देखा कि ये भी बिल्कुल सपाट ही क्लोजिंग हमने देखी, 53,100 के हालांकि ऊपर की क्लोजिंग रही। दूसरे बैंकों को सपोर्ट मिला है, ICICI बैंक की अगर हम बात कर लें तो वहाँ से सपोर्ट रहा, कोटक बैंक से सपोर्ट रहा, HDFC बैंक ने पूरा का पूरा उसको ऑफसेट कर दिया था। निफ्टी बैंक में डिम्पी क्या सावधान रहने की ज़रूरत है? इस लेवल पर नहीं बाइंग करनी है और यहाँ भी करेक्शन का वेट करना है नया डिप्लॉयमेंट के लिए? जिनके पास हैं वो कहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे पोजीशन में? देखिए, कल भी आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, ये टफ क्वेश्चंस में से एक था कि पहले कौन गिरेगा और पहले कहाँ से सेलिंग आ सकती है। तब भी हमने आपको बैंक निफ्टी के बारे में इंडिकेट किया था। कल अगर आप देखेंगे भी तो इंट्राडे 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी को देने पड़े। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही फाइन ट्यून वाला है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ना बंद हो चुका है। ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये वैसे बम्बू की तरह होता है कि आपकी घास बड़ी तो हो रही है लेकिन अंदर से खोखली, एक मुक्का मारूंगा फिर से टूट जाएगी। तो कुछ अब पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है। एक दिन का 13% आया था जिस दिन HDFC चला था, उसके बाद से 2 दिन से इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं हो रहा। कहने का मेरे मतलब है थोड़ा सा खोखला बैंक निफ्टी है इस समय। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी 1-2 बड़े बैंकों के सहारे आके खड़ा हो गया, HDFC, ICICI। और मैंने एक बात और भी आपको नोटिस करवाई थी कि अब आप HDFC के अलावा भी दूसरे बैंकों को ध्यान रखना, दूसरे बैंकों की भी इंपॉर्टेंस है और HDFC को अरेस्ट कर देंगे वो। और डाइवर्जेंस भी आपको दिखेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और HDFC बैंक के अंदर, वो डाइवर्जेंस भी दिखा। दूसरे बैंकों की आपको इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई कि HDFC चले या ना चले, बैंक निफ्टी ने अपने आप को स्टेबल करना सीख लिया। एक पॉइंट मैं आपको नोटिस कराता हूँ, बैंक निफ्टी बड़े क्रिटिकल जोन में है। बैंक निफ्टी यहाँ से करीब 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगा ना तो एक तरह की वीकनेस लेके आएगा और 52,000 तोड़ने पर वो अरेस्ट हो जाएगा। मेक इट श्योर, 52,000 तोड़ने पर वो अरेस्ट हो सकता है, वो फिर बियर्स की चपेट में आ सकता है। जब तक 52,000 नहीं टूटता, ये एक स्प्रिंग की तरह है, नीचे आएगा वापस ऊपर आ सकता है। वो क्रेडिट आप किसी को भी दें, चाहे एक्सेस को दें, चाहे ICICI को दें, चाहे HDFC को दें, वड़ावर किसी को भी दें। दोनों का क्वेश्चन एक ही है कि दोनों में शॉर्ट करना चाहिए। दोनों का जवाब ना होगा कि थक तो गए हैं लेकिन शॉर्ट ना करें, क्योंकि फ्यूरियस बुल रन के अंदर है, लिक्विडिटी चेज हो रही है और मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा प्लेयर वापस आ सकता है। एक लेवल्स में आपके सामने और नोटिस करा देता हूँ, ये 52,500, 52,300 दो सपोर्ट एरिया हैं। चलते समय 53,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है और 53,800 भी रेजिस्टेंस एरिया है। तो आपके लिए ये 53,500 से 52,500 की रेंज ये रहेगी अभी मोटा मोटी। इसका जिस तरफ टूटेगा ये उस तरफ ड्रैग मारता हुआ और जाएगा। फिलहाल 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करता समझ सकते हैं। दोनों के लिए मैंने बता दिया, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। अंशुल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देवांग शाह, अक्षय पी भागवत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच, आपके इंटेलिजेंस हमारे बहुत काम आती है। शो के दौरान हम भले ही आपसे शेयर पूछते हैं लेकिन इन शेयर्स के माध्यम से कई बार आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो लर्निंग्स इन द मार्केट, वो भी बहुत अच्छे से निकल के आती है। अंशुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, देवांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों बाद फिर से बात हो रही है आपसे। और अक्षय पी भागवत आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंशुल जी ज़रा जल्दी जल्दी से निफ्टी बैंक निफ्टी वाइंड अप कीजिए, फिर हम बताते हैं आगे स्टॉक्स के अंदर क्या करना है।
नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार अभिषेक जी। डिम्पी जी, लगभग 1.5 दिन हो गया है। अगर परसों के सेशन को पहले 15-20 मिनट छोड़ दूं तो लगभग 1.5 सेशन हो गया है। बैंक निफ्टी रेंज में चल रहा है 53,200 और 52,800, और प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर हम काम करते हुए दिखेंगे। इस रेंज के बाहर जब निकलेंगे 700-800 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। और निफ्टी में देखें तो वहां पे भी रेंज बनी हुई है। ऑन द लोअर साइड 24,250 अगर टूटता है तो फिर मैं थोड़ा सा बेरिश होऊंगा। और ऊपर में मुझे चाहिए 24,380, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं तेजी मानूंगा। तब तक के लिए इसी रेंज में ये साइडवेज लग रहा है। और डेली चार्ट पे क्लियरली एग्जॉशन अब देखने के लिए मिल रहा है। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे हम ऊपर जरूर जा रहे हैं, लेकिन कैंडल की साइज छोटी छोटी और छोटी होती जा रही है। कल की एक्सट्रीमली छोटी थी निफ्टी पे, तो अब मोमेंटम और जो ऊपर जाने की टेंडेंसी थी वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल अलाइंड हूं कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की सोच लेनी चाहिए। नहीं भी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस एक्सट्रीमली टाइट कर लीजिए, क्योंकि जो पहला डाउन मूव आएगा वो बहुत वर्टिकल आएगा, तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग पोजिशन से। एटलीस्ट 50% कैश पे आ जाइए, बाकी अपने स्टॉप लॉसेस टाइट कर लीजिए। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची है। ले जगह नहीं बची है, लेकिन बार बार आप ऊपर क्या देख रहे थे अक्षय अंशुल जैन, आपका टीवी लगा क्या ऊपर? सर, मेरा 4 मॉनिटर का सेटअप है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी वहां ऊपर चलते हैं। अच्छा, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ से ऊपर लगा हुआ है। ठीक जी। है, एक बार ना फोटो खींच के भेजिएगा अपने टर्मिनल्स का कि आप कैसे कैसे देखते हो और आपका सेटअप क्या है, थोड़ा हम भी तो देखें कैसे सेटअप से आप पकड़ते हो चीज़ों को। ठीक है जरूर सर, सर। बढ़िया। आपने भी ऑलमोस्ट वही बात बोली है कि भैया ऊपर जाने की जगह कम है, थोड़ा डिप आएगा तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, और आपने वो लेवल्स भी बता दी जो बहुत क्रिटिकल हैं। आगे अभिषेक मेहमानों से जुड़ के आपको फटाफट से ओपनिंग के ट्रेड बता रहे हैं आप। ठीक है, तो निफ्टी बैंक का पूरा सेटअप आपके लिए हो गया बिल्कुल लेवल के हिसाब से, सेंटिमेंट के भी हिसाब से। अब सीधे सीधे ट्रेड पर आ जाते हैं और शुरुआत करेंगे अपने आज के सौदों की। अक्षय जी, आप बताइए सर, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या शेयर्स हैं जो आज आपके फोकस में हो और जहां पर मौके बन रहे हैं ट्रेड के? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, डिम्पी जी, दर्शकों को और पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। हिंद पेट्रो है, पहला रिकमेंडेशन बाय की तरफ है। आप गए 3 ट्रेडिंग सेशन में देखे कहीं ना कहीं 328 325 के आसपास एक छोटा सा बेसिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं एक प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि एक शायद बेस बन के यहाँ से एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बार बार ये 325 328 एक डिमांड एरिया है जहां से बाइंग आते हुए दिख रहा है प्राइस स्ट्रक्चर में। तो 361 और 375 ये दो टारगेट्स रहेंगे। प्रेफरेबली आप अगर 335 के ऊपर बाय करेंगे कंडीशनल बाय करके तो बेटर रहेगा, क्योंकि मोमेंटम वो पॉइंट से रिगेन होगा हिंद पेट्रो में। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 319। तो पहला ट्रेड है एचपीसीएल बाय। दूसरा ट्रेड जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है टीवीएस मोटर्स ऑटो क्षेत्र से। आप देखिए कल की ट्रेडिंग सेशन में बेहतरीन डे ट्रेडिंग में स्टॉक उछला था एक सपोर्ट जोन से जो करीबन 2320 है। ये बहुत ही अहम स्तर है स्टॉक के लिए, और यहाँ से रिकवरी के अच्छे मौके बनते हुए दिख रहे टीवीएस मोटर्स में। डेरिवेटिव्स में भी काफी लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहा है सपोर्ट बेस पे। तो 2405 और 2432 ये दो टारगेट एरिया से आप टीवीएस मोटर्स बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2345। ओके, ठीक है। टीवीएस मोटर्स आपकी लिस्ट में आ गया और एक एचपीसीएल आपकी लिस्ट में है। दोनों के दोनों शेयर सर हमने नोट कर लिए हैं। दोनों पे बाय के साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉस भी लिखे हैं। रिगरसली फॉलो कीजिएगा स्टॉप लॉस, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। दोनों शेयर आपको छठे छठा है, बढ़िया बेहतरीन शेयर देती हैं। देवांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर आपके कौन से ट्रेड हैं? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। फर्स्ट ट्रेड की बात करें बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में देखते डेली चार्ट पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। एक काफी रीच ब्रेकआउट स्टॉक्स में देखने मिला है, तो हमें लगता है अभी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1482, टारगेट है 1540। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ से अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 1198, टारगेट है 1278। स्टॉप लॉस वाली प्लेट चलाया करो। तो देवांग भाई, एक तो आप तो कह रहे हैं बाटा इंडिया और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के लेवल्स हमने लिख दिए हैं प्लेट में। आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कीजिए।
पर बस स्क्रीन पे दिखाते रहना सबके सब स्टॉप लॉस टारगेट, किसी से भी मिस ना हो। कई बार क्या होता है कोई आदमी 1-1.5 मिनट 10 मिनट लेट हो गया तो सौदे निकल गए हाथ से, पता ही नहीं चलेगा, फिर कहाँ देखते रहेंगे यूट्यूब पीछे कर करके। तो इसलिए रिपीट करते रहो बीच बीच में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रेड ही है, और चर्चा तो कोई बात नहीं, मिस हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं। अंशुल जैन, आपके सौदे आज के? और निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड लग रहा है, लेकिन मिड कैप निफ्टी, सिलेक्ट मिड कैप निफ्टी जो एफ&ओ में ट्रेड होती है 7 दिन का, उसमें टाइट क्लोजिंग से कल ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है, तो वहां पे 12,750 13,000 तक का मूव लग रहा है। इसलिए तीनों मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स रहेंगे। पहला है आईटीडीसी, इसमें 94 डेज का बड़ा बेस ब्रेकआउट आया था और उसके बाद 7 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। प्रोबेबली आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिलना स्टार्ट होगा। 874 पे बाई करना चाहिए, 855 का स्टॉप लॉस रहेगा और 915 रुपए का इनिशियल टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है शिल्पा मेड, ये पहले भी मैंने बाई दिया था जिसके टारगेट्स हुए थे, दोबारा कंसोलिडेशन कर रहा है ब्रेकआउट के नेकलाइन के जस्ट पास, तो इस स्टॉक में भी बाई करना चाहिए 578 में। 558 का स्टॉप लॉस रहेगा और 618 रुपए तक का टारगेट रहेगा। तीसरा स्टॉक है डीबीएल। डीबीएल में 80 दिन का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट लाइन के ऊपर ही 8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें भी फ्रेश ब्रेकआउट बनने की उम्मीद है, तो इस स्टॉक को भी बाई करके चलना चाहिए। डीबीएल में 545 पे बाइंग रहेगी, 525 का स्टॉप लॉस रहेगा, 595 का टारगेट रहेगा। और अगर आप ये कहेंगे तीनों में से मैं सिर्फ एक बाई कर सकता हूँ, तो एनी डे मैं डीबीएल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे वीक लॉन्ग्स को शेक करने के बाद ब्रेकआउट आया है, तो बहुत हल्का है स्टॉक में पोजीशन, यहाँ से तेजी काफी तेजी से डेवलप हो सकती है। ठीक है, डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड 595 का टारगेट इसमें होगा। स्टॉप लॉस आपको 525 का लगा के चलना है। काफ़ी दिनों के बाद ये शेयर हमारे किसी एक्सपर्ट के रडार पर आए हैं। शिल्पा मेडिकेयर, इसके लिए टारगेट 618 रुपये का, स्टॉप लॉस 558 रुपये का। और आईटीडीसी टारगेट 915 और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 855 रुपये का। देवांग के जो शेयर्स हैं वो है आईसीआईसी बैंक, लगातार मोमेंटम में है। हम देख रहे हैं कि ये 1250 रुपये के आसपास धीरे धीरे अब ये शेयर फिर से पहुंच रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा शेयर है वो है बाटा इंडिया का। फुटवेयर स्टॉक्स भी एक्शन में है, रह रहे कि कुछ लीडर्स निकल के आते हैं। बाटा में आपके लिए मौके बनेंगे। 1540 रुपये के टारगेट के लिए ये शेयर हैं। और अक्षय जी की जो शेयर्स हैं वो है टीवीएस मोटर, टारगेट इसमें 2405 का, दूसरा टारगेट 2432 रुपये का, स्टॉप लॉस 2345 रुपये का। और हिंद पेट्रो, देखना होगा कि किस तरह के मूव इसमें आते हैं, क्योंकि ये एक क्रूड वाला फैक्टर भी रहता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। क्रूड हम देख रहे हैं कि $87 के आसपास कारोबार कर रहा है, 3 महीने के ऊपरी स्तर पर है। थोड़ा सा गर्म है क्रूड, तो उसका एक इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल्स के अपने लेवल होते हैं। आप ज़रूर इसको भी ध्यान में रखिएगा इस फैक्टर को। टारगेट 361 375 रुपये का, स्टॉप लॉस 319 रुपये का। ये आपके लिए हो गए 3, 2, 5, 2, 7 शेयर। टोटल आपको 7 शेयर। 7 शेयर बहुत होते हैं, मतलब आपको बाजार खुलने से पहले अगर इतने मौके अगर मिल जाएं आज के ट्रेड के लिए, इसमें से 3, 4, 5 भी चल गए, बहुत है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर आज कौन से होंगे और बिजनेस अपडेट कौन सी कंपनीज के आए हैं। बहुत क्रूशियल होते हैं बिजनेस अपडेट्स, क्योंकि पहले ही आपको सेंस दे देते हैं कि नतीजे कैसे होंगे और उस पर स्टॉक रिएक्शन भी दे देता है। तो बिजनेस अपडेट और खबरों वाले शेयर लेकर हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, शरद दुबे और गौरव जवलकर। पहले हम गौरव के पास चलेंगे। गौरव बताइए, बिजनेस अपडेट्स किस तरह के आए हैं कंपनीज के? जी हाँ, तो अगर हम आज बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे, क्योंकि कई सारे बैंक्स के अपडेट्स हमारे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे एक वीक नंबर हमें देखने को मिला है बिजनेस अपडेट्स में। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो कहीं पे एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला, जो कि कंसेंसस एस्टिमेट से काफ़ी कम था। और स्पेसिफिकली अगर हम कासा की बात करें तो वहाँ पे भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे, जो कि 5% का था, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है बैंक के लिए। अगली अगर बात करें एडवांसेस की, तो वहाँ पे भी हमें कहीं पे एक डी ग्रोथ देखने को मिला था 1% का, जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे है, जो कि फिर से एक बार एक नेगेटिव वे में हम लोग देख सकते हैं बैंक के तरफ रिएक्ट हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं आरबीएल बैंक की, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर बात करें तो एक मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे। एडवांसेस का ग्रोथ हमें कहीं पे 18.3% पर देखने को मिला था, और इसमें भी अगर बात करें रिटेल डिपॉजिट्स तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे एक म्यूटेड नंबर हमें देखने को मिला था। वहाँ पे जो सीक्वेंशियल अगर बात करें तो 2.1% का डी ग्रोथ देखने को मिला था। और आगे जाके बैंक का फोकस जो है वो ग्रैनुलर रिटेल डिपॉजिट्स पे रहने वाला है, और इसी के चलते एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे।
अगली बात करते हैं IDBI बैंक की, क्योंकि वहाँ पे अगर बात करें तो एडवांसेस में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिला 17% का, डिपॉजिट जो है वो भी 13% से बढ़े है, और ओवरऑल अगर ग्रोथ देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हम बोल सकते हैं IDBI बैंक के लिए। अगली कहीं पे बात करते हैं PSU बैंक्स पे, क्योंकि अगर बात करें सबसे पहले PNB बैंक की, जो कि पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ पे एक इनलाइन नंबर हमें देखने को मिला था। एडवांसेस ग्रोथ जो है वो 12% से बढ़े है। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे कहीं पे 8% का ग्रोथ देखने को मिला, बट अगर हम CD रेशियो की बात करें तो एक हेल्दी लेवल पे, और इसी की वजह से एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हम PNB बैंक के लिए कह सकते हैं इस क्वार्टर के लिए। अगली बात करते हैं यूको बैंक की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें तो लोन ग्रोथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला 17.7% का एक नंबर, और इसी के साथ अगर बात करें डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे एक थोड़ा म्यूटेड नंबर जो कि 7.5% पे था वो हमें देखने को मिला Q1 में। बट फिर से जैसे कि हमें PSU बैंक्स में बताया कि CD रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे यहाँ पे भी अच्छा अपडेट हमें देखने को मिला था बैंक की तरफ से। इसके अलावा कई बैंक सकते हैं जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और सबसे पहले आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें लोन बुक जो है वो 19% से बढ़ा है, डिपॉजिट्स में कहीं पे 22% का ग्रोथ हुआ है। ये ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट ने फिलहाल में ही आके लोन बुक का ग्रोथ जो है वो गाइडेंस कट किया था 20% पे, और इसी के चलते हुए एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो वहाँ पे एडवांसेस में 16% का ग्रोथ देखने को मिला, डिपॉजिट जो है वो 10% से ही बढ़े, जो कि थोड़ा कम था, क्योंकि मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन था कि कहीं पे FY25 में 22 to 25% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ESAP स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था एडवांसेस में और डिपॉजिट्स में भी, बट सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कहीं पे ग्रॉस NPAs और नेट NPAs में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। अगर हम ग्रॉस NPAs की बात करें तो कहीं पे 185 बिप्स का उछाल देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस से। इसके लिए कंसर्निंग एरिया ESAP स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये हो सकता है। और आखिर में NBFCs पे भी नज़र रखते हैं, क्योंकि पूना वाला फिनकॉप के नंबर्स आए हैं हमारे पास जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। डिसबर्समेंट में कहीं पे 5% का ग्रोथ देखने को मिला, AUM जो है वो भी 52% से बढ़ा है, और ग्रॉस NPAs भी कहीं पे 1% से नीचे रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो Q1 की अपडेट्स अगर हम बैंक्स की बात करें और NBFCs की बात करें तो एक डिसेंट नंबर हमें देखने को मिला, और इसी के चलते हुए आज के दिन में हम इन सब काउंटर्स पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। तो बिजनेस अपडेट्स की लंबी लिस्ट है और लिस्ट और लंबी होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नतीजों के करीब जाएंगे, ये लिस्ट आपको और लंबी होती दिखेगी। तो एक बार एक काम करते हैं, आप ये देख लीजिए, एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहां पर बिजनेस अपडेट अच्छे हैं, कहां पर कमजोर हैं। पूनावाला फिनकॉर्प के अच्छे बिजनेस अपडेट आए हैं। एक्जिगो के लिस्टिंग के बाद ये पहले नतीजे आए हैं, बिजनेस अपडेट नहीं नतीजे आए हैं, और ये नतीजे अच्छे हैं एक्जिगो के। बाकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अनुमान के मुताबिक हैं, IDBI बैंक के भी अनुमान के मुताबिक हैं, लेकिन कमजोर या फिर मिक्स्ड। HDFC बैंक कमजोर है, RBL बैंक कमजोर है, PNB के मिले जुले हैं, ESEF SFB के भी मिले जुले नंबर हैं, कैपिटल SFB के भी मिले जुले नंबर हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने, एक एक करके हम शेयरों पर राय भी लेंगे, और खास तौर से HDFC बैंक, RBL बैंक और PNB के बारे में जरूर राय लेंगे कि आपकी रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए। क्या HDFC बैंक में अब शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। पूरी लिस्ट लेकर शरद हमारे साथ हैं, लेकिन एक खबर जिस पर हम खास तवज्जो चाहेंगे वो होगा रेमंड का। बहुत अच्छी रफ्तार से चला है, खबरें आ गई हैं अब रेमंड के रियल एस्टेट बिजनेस के डीमर्जर की। शरद बताइए क्या जानकारी निकल के आई है, कितना हिस्सा उसका रेमंड की आय में था, अब किस तरह का स्वैप रेशियो आया है, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कॉर्पोरेट एक्शन की रेमंड की तरफ से, जो उनकी रियल्टी आर्म है यहाँ पे जो है डीमर्जर की बोर्ड की मंजूरी आ गई है। अगर रेशियो की बात करें तो अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं रेमंड के तो आपको जो है इनकी रियल्टी आर्म को जो अलग से लिस्ट भी होंगी उनमें भी आपको एक ही शेयर मिलेगा, 1:1 है। डीमर्जर की जो प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी, और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रिकॉर्ड डेट है वो 11 जुलाई का है, तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए कि इस रिकॉर्ड डेट जो है वो 11 जुलाई रहेगा। 10 रुपये के फेस वैल्यू की इसकी शेयर है, ऑलमोस्ट 6.65 करोड़ शेयर्स, और वित्त साल 2024 में जो इस बिज़नेस से जो आय आया था लगभग 1590 करोड़ रुपए का आया था। कुल मिला के जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 24% का है रेमंड के कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और रेमंड रियलिटी की जो हिस्सेदारी होगी लिस्टिंग के बाद वहाँ पे प्रमोटर्स का 49% स्टेक रहेगा और पब्लिक का 50% के ऊपर रहेगा। इस डीमर्जर का मकसद जो है ऑफ कोर्स एक वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है, क्योंकि उनके रियल एस्टेट आर्म में जो है हम देख रहे हैं
साइकिल चल रहा है, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, स्पेशली मुंबई रीजन में जो है बड़ी अनाउंसमेंट्स आ रही है और रियल्टी सेगमेंट के ग्रोथ की जो है उनको फ़ायदा मिल सकता है निवेशकों को। और इंटरेस्टिंगली जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी और आकर्षित हो सकते हैं ताकि उनके रियल एस्टेट बिजनेस और बड़े हो जाएं। तो ऑफकोर्स रिकंस्ट्रक्शन जो है पूरी जो है देखने मिल रही है रेमंड ग्रुप में और उससे वैल्यू अनलॉकिंग ओवरऑल इन्वेस्टर्स को देखने मिल सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। ठीक है शरद, अब 1 मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आशीषा भी हमारे साथ है। हमें आपसे थोड़ा स्टॉक्स इन न्यूज़ और थोड़ा ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स वगैरह भी जाननी है, क्योंकि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो भी स्टॉक्स अब तक डिस्कस हो रहे हैं बैक टू बैक उसके बारे में थोड़ा और पता लग जाए। तो बिजनेस अपडेट में से मेरे पास 2-3 सवाल है, जरा मैं पहले वो पता कर लेता हूँ। आरबीएल बैंक का बिजनेस अपडेट एक बार स्क्रीन पे दिखाना। और अक्षय पी भागवत, एक बार जरा आरबीएल बैंक देखो, आपकी लिस्ट में है, बाय करोगे आप? कमी आई है इसकी ग्रोथ में? जी, तो न्यूज़ तो थोड़ा नेगेटिव है और अगर आप प्राइस एक्शन भी प्राइस सेटअप पे देखें तो एक कल रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ था। रेजिस्टेंस है 270 से 273 का एरिया। तो अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बहुत अहम रहेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इसके बाद आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जल्दबाजी ना करे बाय करने में, हल्की सी नेगेटिव टिंज या थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है जहां पे स्टॉक नीचे स्तर पे 255 का जोन टेस्ट कर सकता है। तो नरमी रहेगी स्टॉक में जब तक 275 पार ना करे, आप आरबीएल बैंक बाय ना करे। डिप में 250 252 पे एक बार रिव्यू हो जाएगा कि सपोर्ट बेस होल्ड कर पा रहा है कि नहीं। हैं शरद दुबे और आशीषा आपको खबरों वाले शेयर और ब्रोकरेज की रिपोर्ट बताने के लिए। पहले खबरों वाले शेयर जानते हैं शरद से। शरद बताइए। ऑटो आज फोकस में रहेगा। दुनिया का सबसे पहला सीएनजी बाइक जो है आज लॉन्च करने वाले हैं। वेस्टी इंडस्ट्रीज़ में देखें तो इन्वेस्टर राधा किशन दमानी 2% स्टेक बढ़ा दिए जून के क्वार्टर के हिसाब के नंबर से। 36% से ज़्यादा इनका स्टेक आ गया। वही लॉयड मेटल्स की 1200 करोड़ रुपए का QIP खुला है। फ्लो प्राइस लगभग 5% डिस्काउंट पे है। अब बात करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की, तो बड़ी ऑर्डर भाभा एटॉमिक रिसर्च से आई। वही रिकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो इनको भी 750 करोड़ का बड़ा ऑर्डर RVNL से आया है। IDFC फर्स्ट बैंक में बात करें तो लगभग 3200 करोड़ वो रेज़ किए हैं, जहां पे उन्होंने शेयर्स LIC और बाकी 5 इंश्योरेंस कंपनीज को बिकवाली की है। LIC का स्टेक बढ़ के 2.7% हो जाता है। शिल्पा मेडिकेयर को भी लगभग $10 मिलियन का फ़ायदा होगा उनके कस्टमर से। और अल्लू वाला कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे उनको लगभग 570 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स मिला है। और आखिर में जो है मैं बात करूंगा एल्कॉन इंजीनियरिंग की, जहां पे रिकॉर्ड डेट शेयर स्प्लिट का 19 जुलाई को रखा है। और महिंद्रा लाइफ स्पेस में यहां पे उनको 2050 करोड़ के 2 अहम ऑर्डर्स देखने मिले हैं अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स। ये आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके बारे में भी आप बता भी रहे थे कि इनको ऑर्डर मिला है। इन सभी खबर्स पे हम जरा चर्चा आगे करेंगे। शरद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको और काम भी होंगे, प्लीज़ आप देखिए अपने काम। लेकिन आशीषा से एक काम करते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ले लेते हैं। आशीषा आज तो आप सुबह से बहुत बिजी हैं, मैं देख रहा था सुबह 7:30 वाला शो भी आप ही कर रहे थे। जरा बताइए रिपोर्ट्स क्या कह रही है। बिल्कुल, सबसे पहले रैमको सीमेंट्स पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एंटीक ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, अब होल्ड की राय दी है, पहले खरीदारी की राय दी थी और टारगेट प्राइस भी घटा दिया है। पहले जो टारगेट प्राइस 1000 रुपये प्रति शेयर था वो अब घटाकर 840 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव तो होगी लेकिन उसको थोड़ा सा समय लग सकता है। सदर्न इंडिया में सीमेंट प्राइसेस कमजोर है जिसके चलते मीडियम टर्म में कंसोलिडेशन के चलते प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में सीमेंट प्राइसेस अभी भी कमजोर रहेंगे जिसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को और टारगेट प्राइस भी घटाकर अब 840 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इसके अलावा गौरव ने HDFC बैंक की बात की, कुछ ब्रोकरेजेस की बात कर लेते हैं। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है HDFC बैंक पर, 1800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और जेफरीज ने 1880 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य HDFC बैंक पर दिया है। इसके अलावा RBL बैंक की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, उन्होंने 250 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि पहली तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ग्रॉस लोन ग्रोथ कंपनी ने करीब 3% का सिक्वेंशियल बेसिस पर लोन ग्रोथ रिपोर्ट किया है और लिक्विडिटी पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय, अंडरवेट की राय और 250 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य RBL बैंक पर दिया है।
इसके अलावा फाइनेंशियल्स पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने कई सारे फाइनेंशियल्स के मैनेजमेंट से कुछ बातचीत की और उनका मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक पर उनका पॉजिटिव स्टांस है, कंसेंसस व्यू है पॉजिटिव स्टांस का। बजाज फाइनेंस पर थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स रहा उनके नज़रिए को लेकर। इसके अलावा एलएनटी पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो पहले 3,600 रुपये प्रति शेयर था, वो अब बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कोर रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहा है, 13% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। इंटरनेशनल ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है और कोर मार्जिन्स में भी इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दिखा, जिसके चलते खरीदारी की राय और टारगेट प्राइस थे 3,600 से बढ़ाकर अब 3,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एलएनटी पे ही आपकी खबर ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ धर्मेश कांत जुड़ चुके हैं। धर्मेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एलएनटी पे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, एक बार जरा देख के बताइए। वो बाय कर रहे हैं और 3600 का टारगेट दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा लंबा टारगेट थोड़ी ना है। 23 रुपये बाद 27 रुपये बाद आ जाएगा वो टारगेट। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए एलएनटी अगर ये पूरा साल देखें तो कुछ खास स्टॉक पे इसमें परफॉर्मेंस हुआ नहीं। उसका एक कारण ये है कि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल रखा था और काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ऑर्डर बुक इनफ्लो में कोई खासा इजाफा हुआ नहीं। आई मीन रन रेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो मोर और लेस जो रन रेट था उनका वही मेंटेन कर रहे हैं। और इस साल में FY25 में उनको मार्जिन का भी प्रॉब्लम रहेगा। इनपुट प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं और जो पुराने उनके ऑर्डर बैकलॉग जो बचे हुए हैं वहां पर वो मार्जिन एक्टिव थे नहीं। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी ये साल लार्सन एंड टुब्रो के लिए खास नहीं रहने वाला ऑन अ कंसोल बेसिस एज एलएनटी एज अ ग्रुप। और इसलिए शायद गोल्डमैन सैक्स ने भी ज्यादा बड़ा प्राइस टारगेट दिया नहीं। ट्रेडिंग बेट बन सकता है बट नथिंग बियॉन्ड दैट। मेरी तो सलाह ये रहेगी कि एक तो बजट तक रुके और बजट में कुछ खास नहीं आता है तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इस साल के लिए। ठीक है, डन। एक काम और कीजिए आप फिर धर्मेश भाई, जब आपसे बातचीत हो रही है, इनफैक्ट काफ़ी दिनों काफ़ी सालों बाद आपसे बातचीत हो रही है, ये पूना वाला फिनकॉप का भी ना वो आया है एक बिजनेस अपडेट। प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा पूना वाला फिनकॉप का बिजनेस अपडेट दिखाना और आप ज़रा इसके बारे में बताइए। ये कह रहे हैं कि हमारा AUM 52% से बढ़ोतरी हुई है YOY, और ये कह रहे हैं हमारे ग्रॉस और नेट NPA में सुधार की उम्मीद भी है। तो ज़रा इसको देख के और बताइए आपकी स्टडी क्या कहती है। देखिए पूना वाला फिनकॉप काफी एक बेहतरीन NBFC के तहत उभर के सामने आया पिछले 2 साल में। और इसका जो AUM ग्रोथ है 50% के आसपास, ये रन रेट काफी स्टडी रहा है। पिछले आप 8 क्वार्टर के इसके अपडेट्स देखें तो हमेशा से कंसिस्टेंटली ये इनकी एसेट ग्रोथ बढ़ती रही, AUM ग्रोथ। एट द सेम टाइम एसेट क्वालिटी को काफी इन्होंने कंट्रोल किया और बेहतर करते गए हैं। और हर बार इन्होंने गाइडेंस ये दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो एसेट क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस हिसाब से कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम लोग तो काफी पहले अराउंड 190 210 के आसपास से इस पे बाई करने की सलाह दी थी, रिकमेंडेशन थी। बट फिर स्टॉक प्राइस कुछ बढ़ गया, वैल्यूएशन के मल्टीपल्स पर काफी एक्सट्रीम लेवल पर आ गया था, तो वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह दी थी। एक खाली वरी पॉइंट ये था कि प्रमोटर सेलिंग बीच में आई थी, सो दैट वाज अ नेगेटिव फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी। अभी जो कि ये करेक्ट हो रखा है, ऑलरेडी 400 के आसपास आ रखा है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो साल सवा साल के लिए, अगर आप रुकने को तैयार हो तो वापस से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। निम्स एसेट क्वालिटी एंड रन रेट इनका मेंटेन रहेगा। थोड़ा सा जरूर महंगा है, मोर देन 4 times प्राइस टू बुक 1 year फॉरवर्ड मल्टीपल के हिसाब से, वो डिस्काउंट करके आपको रखना पड़ेगा, चलता रहेगा। 500 सवा 500 का प्राइस टारगेट लगता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए साल भर रुकना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, तो ये पूना वाला फिनकॉप को लेकर ये पूरा का पूरा आपके लिए अपडेट हो गया। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। अच्छा, पूना वाला फिनकॉप साथ एक काम करते हैं ना, PNB के बारे में व्यू ले ही लेते हैं। अक्षय जी आप बताइए, अपडेट्स जो आए हैं वो मिले जुले आए हैं PNB के, और हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में भी शेयर चला गया है। PNB आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर और क्या करना चाहिए इसमें?
थोड़ा म्यूटेड एक्शन है, वॉल्यूम्स काफी धीमे हैं पीएनबी में। अब देखिए 121 के आसपास ही सीमित रहा है स्टॉक गए 4 ट्रेडिंग सेशन से, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा मोमेंटम रिगेन करना बहुत जरूरी है स्टॉक। हालांकि सपोर्ट पे ही ट्रेड हो रहा है, सपोर्ट इसका है 118 से 120 का रेंज, तो मैं कहूंगा अगर 123 123 स्पॉट पे पीएनबी क्रॉस करेगा तो ही बाय बनेगा आपका। वो अगर क्रॉस करता है तो आपके टारगेट 128 तक शॉर्ट से मीडियम टर्म आप टारगेट बना के चल सकते हैं। अगर वो ना क्रॉस करे तो थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन या जो पेन है एक्सटेंड होके आपको 118 या 115 तक दिख सकता है। तो कंडीशनल बाय रहेगा, वो लेवल ब्रेक करेगा 123 तो ही बाय करे पीएनबी, ये राय रहेगी मेरी। को लेकर ये व्यू एक शेयर जिसको लेकर खबर ये है कि दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी ने अपनी हिस्सेदारी और उसमें बढ़ा ली है। वीएसटी इंडस्ट्रीज उसका नाम है और हिस्सेदारी बढ़ाकर अब 36% से ऊपर की कर ली है। 4,000 रुपए के ऊपर का भाव है वीएसटी इंडस्ट्रीज का। अगर हम इस साल की बात करें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ना तेज़ रही है ना बहुत ज़्यादा धीमी रही है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं अंशुल जी आपको वीएसटी इंडस्ट्रीज के? चार्ट पे बहुत बेहतरीन लग रहा है ये स्टॉक। 55 महीने का इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और जस्ट ये ब्रेकआउट के कगार पे है। इसमें ब्रेकआउट 10-20 रुपए और बढ़ जाता है तो इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 4,050 के ऊपर जैसे निकलता है स्टॉक में ब्रेकआउट कंफर्म होगा। टारगेट ऊपर में 7,500 के बनेंगे। फ्री फ्लोट केवल 1748 करोड़ का है, लेस देन 5,000 करोड़ है, तो 30-40% की मूव फटाफट आती है। और ओवरऑल इस ब्रेकआउट का टारगेट 7,000 रुपए बनेगा, बट उसको आने में 1 से सवा साल लगेगा। इमीडिएट टर्म का टारगेट लेंगे तो 4,400 रुपए अगले 1.5 से 2 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। रेट वाला को ही फोकस करके चलिए, जो नज़दीक है उसको आप ध्यान में रखिए। 4400 के टारगेट आप बन सकते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के शेयर में। रेमंड को लेकर जरा व्यू लेते हैं क्योंकि रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसको अलग करने का कंपनी ने फैसला कर लिया है। 1:1 का या इसका स्वैप रेशियो होगा, वो अलग से लिस्ट करेगी रेमंड रियल्टी को, RRL। धर्मेश जी, अगर हम रेमंड के शेयर की बात करें तो बहुत तेज़ रफ्तार रही है शेयर की। अगर हम इसी साल की बात करें तो मार्च के आसपास 1,600 रुपये का भाव था और अब देखिए ये 3,000 रुपये का भाव है रेमंड का। रेमंड क्या करना है इसका फायदा उठाने के लिए? क्या शेयर खरीदना है या बहुत चल गया है, अब ज्यादा इसमें मौके नहीं खोजने चाहिए? वैल्यूएशन कंफर्ट तो अभी भी है। दोनों डिवीजन इसके सेग्रीगेट करने के बाद काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और रियल एस्टेट में बहुत ह्यूज पोटेंशियल अभी बाकी अनफोल्ड होना। सो बिजनेस वाइज एवरीथिंग लुक्स फाइन। शेयर प्राइस में काफी अच्छी वृद्धि जरूर हो रखी है, बट एज अ हाउस हम लोगों ने इस पर रिकमेंडेशन से रिफ्रेन किया है और उसका एक मुख्य कारण ये रहा था, जो प्रमोटर लेवल पे एक इशू चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट का इशू, उसके मद्देनजर हम लोगों ने इस पर रिकमेंडेशन से रिफ्रेन किया था। उसको अगर आप हटा के देखें तो बोथ द बिजनेसेस आर वर्किंग वेरी फाइन एंड आई थिंक अप्रिसिएशन रहना चाहिए, बट just because of ethical issues at the promoter level, we are not recommending that. ठीक है, आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अदरवाइज वैसे तो इसके अंदर जो आज खबर है उसका इम्पैक्ट आ सकता है, ज़रूर आएगा और इसको हम नोटिस भी करवाएंगे। मैनेजमेंट का एक टेक भी आपको दिलवाएंगे, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एम्बार्गोड है, यानी कि 9 बजे से पहले हम आपको दिखा नहीं सकेंगे। तो 9 बजे के बाद मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट भी आप ज़रूर देखिएगा इसी चैनल पर। अंशुल जैन, देवांग शाह और अक्षय पी भागवत, तीनों गेस्ट जरा तैयार हो जाइए। मैं फटाफट आपसे शेयर पता करता जा रहा हूँ और आप उस पर बताते जाएंगे, प्रोड्यूसर साहब स्टंप लगाते जाएंगे, हाँ ना, अवॉइड, डिप, वट जो आपको बोलना, पूरी फ्रीडम है आपके पास। तैयार हो जाइएगा तीनों गेस्ट से। मैं फटाफट से बहुत सारे शेयर्स लेने जा रहा हूँ। पहला है कोठारी प्रोडक्ट। अंशुल जैन, आप कैश के स्टॉक्स देखते हो ना, चेक करो जरा कोठारी प्रोडक्ट, चलेगा, कर लें बाय। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है और बड़े बेस का ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट अगर डेली चार्ट पे देखें तो 725 दिन का बेस ब्रेकआउट है। इतना बड़ा ब्रेकआउट जनरली 50% रिटर्न देता है। यहाँ से लगभग 240-245 का टारगेट लेके बिल्कुल बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 151 का क्लोजिंग बेसिस पे। लगा दी सर बाय के स्टैम्प। कल तो 20% का सर्किट था, आप ये कह रहे हैं कि 50% तक चल जाते हैं अमूमन इस तरह के शेयर, तो गुंजाइश बाकी है। 200 प्लस के टारगेट भी दे रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं सुवन लाइफ साइंसेज पे। अक्षय पी भागवत, जरा ये शेयर आपको चेक करना है, सुवन लाइफ साइंसेज, SUVEN के नाम से आएगा।
सुवेन लाइफ साइंस कल डे ट्रेडिंग में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मूव देखने को मिला है। ये मूव शायद 120 के आसपास जाके एक बार रुक जाएगा, तो अगर आप शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के माध्यम से देखते तो 120 आपका टारगेट एरिया बनेगा। यहाँ पे थोड़ा स्टॉक संभलेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर आप 120 आज के आज ही हिट हो जाता है, फिर भी आपको खरीदना है, टाइम दे सकते हो ट्रेड को, तो बने रहिए। शायद थोड़ा टाइम लग जाए, पर ओवरऑल जिस तरीके का लॉन्गर टर्म सेटअप है, 140 प्लस लग रहा है शेयर 1.5 से 2 महीने की अवधि में, तो ट्रेडिंग के लिए 120 तक सीमित है। पोजिशनल या लॉन्ग टर्म 140 प्लस बनेगा टारगेट। दें बाय का स्टैंप लगा दें सर, बाय की स्टैंप लगाएं फिर इस पे अक्षय जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लगाइए बाय के स्टैम्प। शॉर्ट टर्म वैल्यू के लिए 120 तक का टारगेट है, अदरवाइज 140 तक का टारगेट है। कोई डिप विप मिल जाए तो और अच्छा है। सुवेन लाइफ साइंसेज की कल की क्लोजिंग शानदार रही है, आप देख भी पा रहे होंगे। एक F&O का शेयर भी पूछ लेता हूं देवांग भाई से, और वो कल की फ्यूचर की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रांग थी। ना केवल फ्यूचर की पोजीशनिंग स्ट्रांग थी, बल्कि ब्रेकआउट की पोजीशनिंग भी काफ़ी स्ट्रांग थी। वो है लॉरस लैब। मेरे को लग रहा है लॉरस लैब थोड़ा और चलेगा। एक बार देवांग भाई आप जिसको शेयर चेक करना लॉरस लैब को। लॉरेंस की बात करें तो ओवरऑल डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट पे देखने मिला है। पॉसिबल यहाँ से और अब यहाँ और अपसाइड देखने मिल सकता है। 480 तक के जोन है स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। 440 का यहाँ सपोर्ट है। ठीक है, तो लॉरस लैब पे बकायदा बाय की स्टैंप लगा दीजिए। लॉरस लैब भी चलने के लिए तैयार हो सकता है। कल बढ़िया पोजीशनिंग के साथ बंद हुआ है, डेज हाई पे। F&O की पोजीशन अच्छी थी, टेक्निकल्स की पोजीशन अच्छी थी। 2 शेयर और है मेरे पास कैश के। अंशुल जैन आपके पास वापस आ रहा हूँ। एक है महिंद्रा लाइफ, आपको लग रहा है कि और चलेगा? महिंद्रा लाइफ साइंस लाइफ के नाम से है। बिल्कुल ये स्टॉक और थोड़ा सा चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ अपमूव है, बॉक्स पैटर्न है जहाँ से ब्रेकआउट आया है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 592 का। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट 675 रुपए तक का मिल सकता है। छोटा फ्लोट है तो स्टॉक में मूव आ जाएगी। ठीक है, एक शेयर आप और चेक कीजिए, क्वेस्ट कॉर्प। ये चल सकता है? क्वेस्ट कॉर्प जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, स्टैंपिंग होती जा रही है सर। क्वेस्ट कॉर्प अंशुल जैन। स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसमें 650 के ऊपर स्टॉक निकलते ही से ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। टारगेट 740 का आएगा। ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 620 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। आज रेमंड के अंदर तो मोमेंटम मिलेगा। एक और कंपनी इसी ग्रुप की है, वो है BBTC, बॉम्बे बर्मा के नाम से है। एक बार जरा बॉम्बे बर्मा भी दिखाना, बॉम्बे बर्मा चार्ट पे दिखाइए। और अक्षय पी भागो जरा देख के बताइए, बॉम्बे बर्मा चल सकता है आज? प्लस कर लें बॉम्बे बर्मा। जी बिल्कुल, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। 3 दिन का हल्का सा कंसोलिडेशन रहा है, मोमेंटम रीगेन होने के संकेत दिख पा रहे हैं। 2040 का एक सपोर्ट एरिया है। ट्रेडिंग के माध्यम से आपका स्टॉप लॉस 2030 बनेगा और टारगेट एरिया 2160 और 2200, ये 2 टारगेट एरिया से आप बाय कर सकते हैं। ठीक, जीनस पावर भी एक बार चेक करना है। अंशुल जैन आपको चेक करना होगा जीनस पावर, जरा जल्दी से देख के बताइए जीनस पावर। जीनस पावर हमारी एक्टिव लिस्ट में है डिब्बे जी। इसमें बस स्टॉक में ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज जो ब्रेकआउट है। इस स्टॉक में 358 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 345 का क्लोजिंग बेसिस पे और इमीडिएट टारगेट 410 रुपए का बनेगा। ये एक्टिव वॉच लिस्ट में हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे आज या कल के सेशन में जैसे ब्रेकआउट आता है। तो हमें भी बता दीजिएगा सर, फिर हम यहाँ पे भी बता देंगे। हमें मैसेज कर देना, अगर मैं बैठा हूँगा स्क्रीन पे तो मैं बता दूंगा। अंशुल जैन ने बता दिया कि जीनस पावर को प्लस करना है। ऑलरेडी हमने वैसे बाय की स्टैंप लगा दिया, आपकी वॉच लिस्ट के अंदर भी है ये। धर्मेश भाई, अभी तक तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अच्छा इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। आपकी अपनी कैलकुलेशन बजट के रिगार्डिंग क्या है सर? मैं बजट से पहले खरीद रहा हूँ, बजट के बाद बेचूंगा। मैं एक इवेंट को पूरा पास करना चाहता हूँ विद गुड रिटर्न्स, तो किस सेगमेंट, किस शेयर पर ज़्यादा ध्यान दूँ? शेयर बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने काफी समय से पहले एक्शन ले लिया था। 4 जून को जब इलेक्शन वर्डिक्ट आया था उसके 2 दिन के बाद ही एक नोट निकाला था। पोर्टफोलियो ऑलरेडी वो 10 स्टॉक के रिकमेंडेशन 15-16% अप हो रखे हैं और थोड़ा समय से पहले आजकल चलना पड़ता, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाता। बट सेक्टर्स वही थे इसमें। देखिए, रेलवे इंफ्रा पर बेट लगा हुआ था, डिफेंस पे बेट थी, बैंक का एक कॉम्बिनेशन लिया था और थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनीज का लिया था। RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, टेक्सटाइल, रेलवे इंफ्रा के ओर से रिकमेंडेशन था। डिफेंस के हिसाब से HAL और DCX सिस्टम जिसपे हम लोगों का इनिशिएटिंग कवरेज है उस पर एक बाई करने की सलाह थी।
बैंकिंग स्पेस में SBI, ICICI बैंक का एक मिक्स बनाया था। इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और GIC RE पर था, और एक GMDC लिया था। सो वी वांटेड टू प्ले एक वैल्यूएशन कंफर्ट, स्टॉक प्राइस में ज्यादा ट्रैक्शन नहीं हुआ, और एक जो हाई मोमेंटम चल रहा है बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। तो इस बार बजट में मुझे लगता है नहीं कोई खास चेंज आएगा। इट वुड बी स्टेटस क्यू काइंड ऑफ अ बजट। एक ही कैविएट है कि मानसून अभी तक उस हिसाब से पकड़ा नहीं है जैसा IMD का प्रेडिक्शन रहा है। अगर वहां पर थोड़ी बहुत कमजोरी रही तो ये बजट का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है, और डेट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट जिस लेवल से हम लोग बैठे हुए हैं। तो सेफ प्ले करें। ये जो 10 स्टॉक के मैंने नाम लिए अभी भी वैलिड है। यहाँ से बजट तक और बजट के 10-15 दिन बाद 1 साल तक भी आप रुकेंगे तो मुझे लगता है अच्छा खासा इसमें इजाफा मिलेगा। ये सब स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है, और इनमें जो आपको वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिल रहे हैं वो करंट 1 या 2 साल के अर्निंग्स के हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। वो नजरिया ही है 5 साल के हिसाब से, इसका 2x 3x ग्रोथ के हिसाब से ये अर्निंग्स मल्टीपल आपको मिलेंगे और ट्रैक्शन रहेगा इसमें। आपके लिए सलाह। चलिए, आप प्री ओपन के टिक्स आ गए हैं। निफ्टी थोड़ा कमज़ोर खुलेगा, सेंसेक्स में भी कमज़ोर शुरुआत, 350 अंकों की कमज़ोरी पर शुरुआत की उम्मीद है। निफ्टी बैंक देखते हैं कि किस तरह की ओपनिंग देता है। HDFC बैंक पर आज फोकस रहेगा। HDFC बैंक हो गया, बजाज ऑटो हो गया, रेमंड हो गया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज आपको रिएक्शन दिखाएंगे। अक्षय जी, जरा आप बताइए, बजाज ऑटो खबर पॉजिटिव है, CNG बाइक कंपनी लॉन्च करने जा रही है आज, और एक बड़ा मार्केट हो सकता है फ्यूल एफिशिएंसी के चलते। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं बजाज ऑटो के? आज स्ट्रांग ओपनिंग के संकेत वैसे दे रहा है ये। जी, जिस स्तर पे 3 दिन से ट्रेड हो रहा है बजाज ऑटो 9460, तो वो एक सपोर्ट बेस है, बहुत ही अहम सपोर्ट है, और सपोर्ट को रिस्पेक्ट कराया गए 4 दिन में। तो आज अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो तो बिल्कुल एक इंट्राडे बाइंग कैटेगरी के सेटअप में आएगा, और अगर शॉर्ट टर्म भी बाइंग करने की आप सोचे तो 9400 के नीचे आप स्टॉप लॉस बना के बाय करें। डे ट्रेडिंग के अगर आप टारगेट्स लगाना चाहते हो तो 9700 से 9750 तक आपको दिख सकता है बजाज ऑटो, और अगर थोड़ा पोजीशनल स्तर पे आप होल्ड करें तो ये ऊपरी स्तर में वापस जो स्विंग हाई बना था 10,000 तक, वो छू सकता है। तो बाय करें या होल्ड करें बजाज ऑटो, स्टॉप लॉस आपका बनेगा बिलो 9400 फॉर टारगेट स्टिल 10,000। 9,400 का स्टॉप लॉस और 10,000 रुपए का टारगेट, यानी 300 रुपए के ऊपर का टारगेट, 300 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। बजाज ऑटो में 2.5% की मजबूती पर शुरुआत होने की उम्मीद है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद से एक बार फिर से पूरा रिकैप कर लेते हैं, खबरों वाले शेयर रिपोर्ट्स क्या क्या हैं 9 के नौरत में। शरद बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले HDFC बैंक फोकस में रहेगा। इनके जो Q1 अपडेट्स आए हैं लार्जली वीक अपडेट देखने मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इसको नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि वो मर्जर का इम्पैक्ट आया है। अगर बात करें तो वीकर देन एक्सपेक्टेड डिपॉजिट ग्रोथ था, और एक डी ग्रोथ भी एडवांसेस में जो है रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी बैंक्स हैं जो लार्जली मिक्स्ड या वीक नंबर्स लाए थे अपने ऑपरेशनल अपडेट में। रेमंड भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूव दे दी है कि रियल्टी बिजनेस की सेपरेट लिस्टिंग होगी। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं रेमंड के तो आपको रियल्टी आर्म का एक शेयर मिलेगा। इसका रिकॉर्ड डेट जो है 11 जुलाई को है, और आगे जाते हुए 3 जो है लिस्टेड एंटिटीज़ रहने वाले हैं रेमंड के। अब बात करते हैं VST इंडस्ट्रीज़ के, जहां पे एस इन्वेस्टर राधा किशन दमानी जी ने 2% स्टेक जो है अपनी बढ़ा दी है जून क्वार्टर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका और उनके एंटिटीज़ का टोटल नंबर 36% के ऊपर आता है। लॉयड्स मेटल की बात करें तो यहाँ पे 1200 करोड़ का QIP खुल चुका है। फ्लोर प्राइस 5% डिस्काउंट पे 732 रुपीज़ का, और 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था लगभग 3,000 करोड़ वो प्रेफ के जरिए जो है जुटाएंगे, जहाँ पे मधु केला जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का नाम भी आया है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स बात करें तो इनको लगभग 570 करोड़ का प्रोजेक्ट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया है। वही अर्कॉन इंटरनेशनल को 750 करोड़ रुपए का ऑर्डर RVNL से देखने मिला है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट स्पेस की, तो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स फोकस में रहेगा। उन्होंने जो है 2 अहम डील क्लोज किए कंपनी ने 2050 करोड़ रुपए के लिए। एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें मुंबई में जिसमें पोटेंशियल 1800 करोड़ का, और एक लैंड पार्सल है बैंगलोर में जिसका पोटेंशियल 250 करोड़ रुपए का है। हमारा 8वां स्टॉक होता है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उसमें रामको सीमेंट फोकस में रहेगा। अब एंटिक की रिपोर्ट आई है, उन्होंने डाउनग्रेड किया है होल्ड से, पहले बाई था, अब टारगेट प्राइस भी घटा दिया है। पहले 1000 रुपये था, अब 840 रुपये हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली थी कंपनी में उसकी वेट थोड़ी और बढ़ सकती है, और प्राइसेस जो है साउथ के मार्केट में अभी भी म्यूटेड हैं। याद रखिए कोई बड़ा
प्राइस हाइक्स नहीं लिया गया, एक्चुअली प्राइस घटाए गए हैं पिछले 2 से 3 महीने में, जो प्रेशर भी आ रही है और ऑफकोर्स मानसून का भी इम्पैक्ट आया है, तो थोड़ी कंसोलिडेशन सर्टेन मार्केट्स में देखने मिल सकती है। आज स्टॉक्स तो मैंने बता दिए। हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा सेगमेंट है खबर का। इसमें फोकस में रहेगा प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। अब प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में जो है उनको जो है उड़ीसा गवर्नमेंट से एक लैंड पार्सल मिल सकती है और इलेक्शंस के बाद बातचीत शुरू हो गई है उनकी लैंड बैंक ओनर्स के साथ। और इंटरेस्टिंगली ये फैसिलिटी टीएनटी और एमिनिशन के लिए यूज़ होगा और कंपनी ने हाल ही में अपने कॉन कॉल में भी कहा कि अलॉटमेंट की जो पूरी प्रतिक्रिया है वो अगले 4 से लेकर 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि जो पिछले 2 क्वार्टर में इजराइल से इनके रियलाइजेशंस नहीं आ रहे थे इनके कस्टमर से बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज, अब धीरे धीरे करके इस Q1 में जो है अच्छे रियलाइजेशन जो पेंडिंग ऑर्डर के थे इजराइल के वो देखने मिल सकते हैं। तो प्रीमियर एक्सक्लूसिव को ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। ठीक है, ये 9 के 9 शेयर आज आपके फोकस में होंगे और आपको इस पर बड़ा रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं जरा HDFC बैंक से चर्चा की। अंशुल जी, खबर डिपॉजिट ग्रोथ में कमी और हम देख रहे हैं कि शेयर 1700 रुपये के नीचे आज ये ओपनिंग देगा। यहाँ पर भाव सेटल होते हुए दिख रहे हैं 1685 रुपये, 2.5% आज भी नीचे। कल 2.25% टूटा था तो 2 दिन में करीब करीब 4.5-5% की गिरावट आ गई है। 1794 परसों के सत्र में शेयर ने बनाया था हाई और वहाँ से देखिए अब 110 रुपये नीचे आपको HDFC बैंक दिख रहा होगा। HDFC बैंक, अक्षय जी, अंशुल जी बताइए, यहां से भी शॉर्ट करना है या फिर अब थोड़ा ठहर जाएं, संभल जाएं और बाई के मौके खोजने चाहिए? करना क्या है HDFC बैंक में अब? अभिषेक जी, HDFC बैंक में शॉर्ट तो कतई नहीं करना चाहिए। 40 महीने का बॉक्स बना है, बॉक्स के लो से चल के बॉक्स के हाई पे आया है, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। न्यूज साथ में आ गई, ये इत्तेफाक है, बट ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है। बॉक्स के ब्रेक हाई के आसपास यहाँ से कंसोलिडेट करके बॉक्स का ब्रेकआउट देगा और इसमें 2000 रुपए तक के टारगेट हैं। आप ही के चैनल पे 1450 रुपए के स्तर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पहले बॉक्स का हाई आएगा, उसके बाद बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, 2000 तक जाएगा। तो ये अभी उस कंटिन्यूएशन प्रोसेस में केवल प्रॉफिट बुकिंग है जो 1 से 2 हफ्ते रह सकती है। बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मेजर सपोर्ट 1620 1610 की रेंज में है। अगर किसी भी डिप में वहां पे मिल जाता है तो इसको बल्क में बाय करके रखना चाहिए। 2000 रुपए तक के टारगेट इसमें बहुत आराम से मिलेंगे। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो HDFC बैंक को गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अंशुल जी। 2000 रुपये, कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े थे आदित्य शाह, उन्होंने भी कहा था कि 2000 रुपये तक जाएगा। तो हो सकता है कि ये आपके लिए ना कुशनिंग का काम कर दी, जो डिप्स आ रही हैं जिनसे मौका छूट गया हो उनके लिए। लेकिन आज फिलहाल ये सेंटिमेंट थोड़ा कमज़ोर अभी ज़रूर दिख रहा है खबर के दम पर। लेकिन देवांग, आपको अलविदा कहेंगे उससे पहले ज़रा ये बताइए कि आपको डिस्क्लोजर है आपकी तरफ से? हमने जो स्टॉक के बारे में बात की है, हमने हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किया है, उनके पास पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पोजीशन नहीं है। ठीक है, क्लाइंट्स के पास हो सकती है, पर्सनल होल्डिंग नहीं है स्टॉक्स में जो डिस्कस किए गए। दिमाग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये सारे के सारे स्टॉक्स पर अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। एक और एक्सपर्ट सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको ज़्यादातर थोड़ा पोजिशनल व्यू ही देते हैं और बड़े दमखम के साथ देते हैं। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं सर, बताइए क्या खरीदना आज? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पैनल। तो आज भी 2 बाइंग कॉल्स पे ही ध्यान रहेगा। देखिए, दोनों ही एक रेंज में हैं और रेंज ब्रेकआउट के कैंडिडेट्स हैं। तो जो 3, 4 या 5 जून का जो गिरावट आया था उसकी एक रेंज से अब वो बाहर निकलने के कगार पे है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पहला स्टॉक रहेगा SJVN। देखिए, SJVN ने पिछले 2 दिन से काफी अच्छा एक मोमेंटम बनाया है, वॉल्यूम गेन हो रहा है। तो 140 आपका करंट मार्केट प्राइस है, बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 130 का, टारगेट रहेगा 163 एंड 177। जो दूसरा रहेगा RECL का रहेगा। RECL में करंट मार्केट प्राइस है आपका 576 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 537 फॉर द टारगेट ऑफ 648 एंड 690। तो टारगेट थोड़े से बड़े रहे, इसके लिए नजरिया भी 1 से 3 महीने का आप रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर आपके शेयर पे नोटिस हो गया, 3 मिनट बाद मार्केट्स खुल जाएगा। लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं तो आपको 88 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। आज जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उससे थोड़ी ज़्यादा गिरावट है। वजह रिलायंस का पार्टिसिपेशन ना करना, HDFC का वीक होना। मैंने कल भी आपको नोटिस कराया था, इन दोनों शेयरों को आप बहुत ध्यान से रखें।
इन दोनों शेयर्स की बदौलत ही आपने 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के जोड़े हुए हैं और करीब 2-2.5 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी के वो जोड़े हुए हैं और करीब 500-800 पॉइंट निफ्टी के जोड़े हुए हैं। अब आप ये दोनों शेयर कहीं भी रुकेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा फॉल इस तरह का आएगा। अब बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ, 500 पॉइंट तो डाउन खुलेगा ही, है ना। और अगर आज कोई और शेयर पार्टिसिपेट नहीं करता तो एक गिरावट बढ़कर 800 पॉइंट की भी हो सकती है। और एक ही दिन में आज हमने आपको सुबह एक लेवल बताया था 52,500, एग्जैक्टली 52,560 पे ही ये ओपन कर रहा है। तो 500 पॉइंट तो देखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, बड़े भी तो आप ऐसे ही हो ना, तो अगर आप नीचे आ भी रहे हो तो इसमें क्या बड़ी बात। और मैं अब फिर से बोलूँगा, ये लेवल्स मेरे लिए कोई लेवल्स ही नहीं है। अभी तो बाज़ार ने कुछ किया ही नहीं है, छींक भी नहीं मारी है जिससे मैं बोलूँगा कि इसको सर्दी जुकाम तो बहुत दूर की बात है। तो वैसा ही नहीं हुआ, अभी तो थोड़ा और लगता है कि नीचे आना चाहिए। देखिए, मेरा कंफर्ट जोन मैं आपको अभी से लेवल्स के बताता हूँ, 23,800 का है निफ्टी का, और अभी हम खड़े हैं 24,200 पे। तो कम से कम 400 पॉइंट निफ्टी नीचे होनी चाहिए, तब जाके बहुत हद तक पोजीशनिंग आपकी बहुत बेहतर तरीके से बनेगी। फिर आप इस पूरे बजट का फ़ायदा उठाइएगा। आपकी प्लेट में ऑलरेडी इतना खाना पड़ा हुआ है और आपके पास एक बहुत अच्छी डिश आ गई खाने के लिए, आप प्लेट में रखेंगे कहाँ पे? आपके पास तो जगह ही नहीं है रखने की। अब तो कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि हो सकता है बजट से आपको अच्छी डिश मिल जाए, लेकिन आपकी प्लेट तो ऊपर तक भरी हुई है। तो इसलिए प्लेट पहले थोड़ी खाली कीजिए, फिर वो डिश रखने की जगह बन जाएगी। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं। कुल मिला के आज की मार्केट के अंदर शुरुआती गिरावट के अंदर भी मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा और मैं बहुत जल्दी से बाय भी नहीं करूँगा। मेरे को आज का दिन सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये प्रेशर बनता तो बनता कितना है। आज पहली बार थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, देखते हैं कितना प्रेशर बनता है। कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। मैं तो आराम से टर्मिनल जैसे पहले देख रहा था, आज भी वैसे देख रहा हूँ। और मैं तो आपको 3 दिन से कह रहा हूँ, हमसे ना खरीदा जाएगा। आपकी हिम्मत है, आप भले आप अपने हिसाब से देख लो, हमारे पास तो वही नहीं है इतना कॉन्फिडेंस और ना ही इतना हमारी पोजीशनिंग स्ट्रांग है। आ जाते हैं ज़रा कुछ बड़े शेयर्स पे। आज के जो टॉप गेनर्स हैं आपकी स्क्रीन पे ज़रा आएंगे, नोटिस कीजिएगा। टाटा मोटर्स आज गैप के साथ खुलेगा, बजाज ऑटो आज गैप के साथ खुल रहा है, आधा 1% दोनों ऑटो कंपनीज़ हैं। टेक महिंद्रा आज गैप के साथ खुल रहा है, 0.5%। सिप्ला और JSW स्टील, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज गैप के साथ खुल रहे हैं। जो गैप डाउन खुल रहे हैं उसमें से HDFC बैंक है। हमने कल भी आपको नोटिस कराया था कि HDFC बैंक के लेवल्स ख़राब हैं। आज सुबह अभिषेक जी ने फिर से हमसे पूछा कि HDFC बैंक में क्या करना है। हमने कहा कि भाई हमारा को तो HDFC बैंक ठीक नहीं लगता, और अब कल में कुछ छोटे से एवरेजेस के नीचे आ। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ठीक है, जैसे अभी आपको अंशुल जैन ने बताया, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स वालों को थोड़ा रुक जाना चाहिए। अभी भी मैं बोलूँगा, अभी भी देखो 1800 से शेयर 1650 वापस आ गए, 150 रुपये 2 दिन में आए हैं। मैं ये पुरानी कहावत है, मार्केट की चलता सीढ़ियों से उतरता लिफ्ट से है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पोजीशनिंग को अपने अंडर कंट्रोल रखो, अपने पर हावी मत होने देना किसी भी चीज़ को। 4 सेकंड बाद मार्केट जब खुलेंगे तो आप उसको नोटिस कीजिएगा। 1200 एडवांसेस के साथ 450 डिक्लाइंस के साथ पहला टिक 88 पॉइंट का, फिर अब 90 पॉइंट आ चुका है। देखते हैं सेवियर कौन होगा और देखते हैं वापस से प्रेशर बनाने का काम कौन करेगा। 24,200 के नीचे जाते थोड़ा रास्ता खुल जाएगा 24,000 तक का भी। जब तक 200 नहीं पार होता तब तक शायद अभी हम इसी रेंज में रहेंगे। बैंक निफ्टी आप देख पा रहे हैं, पहला टिक 550 पॉइंट का था, दूसरा टिक सिर्फ 350 पॉइंट का है, तो रिकवरी 150 से 200 पॉइंट की है। रिलायंस, HDFC बैंक, L&T, TCS, इन्फोसिस, ये कुछ एक बड़े शेयर हैं। स्क्रीन पे फटाफट से फायर कर दीजिए ताकि आप इसको नोटिस कर पाए। HDFC बैंक बकायदा 2.5% नीचे है, रिलायंस फ्लैट है, TCS फ्लैट है, इन्फोसिस भी दिखा दो, इन्फोसिस 0.5% ऊपर है। एक बार HUL भी दिखा दो, कंजम्पशन का प्ले के बाद डिफेंसिव चल जाता है। HUL करीब 9 रुपये ऊपर है। कुल मिला के अभी भी स्थिति पूरी तरह से बियर्स के हाथ में नहीं आई है। मैं आपको पहले भी नोटिस करवा चुका हूँ, ये एक स्प्रिंग की तरह है, नीचे आएंगे वापस ऊपर आ सकते हैं जब तक हम 24,000 के नीचे या 23,800 नहीं लाते बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को जब तक 52,000 के आप नीचे नहीं लाते तब तक ये स्प्रिंग की तरह हैं, कभी भी नीचे आएंगे तो ऊपर आने की इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बन जाएगी। इसलिए मेरे पास कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई बताने का पॉइंट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा। 1300 शेयर वर्सेस 650 शेयर का अभी एडवांस डिक्लाइन मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने FLDO का भी चेक कर लिया, थोड़े शॉर्ट्स आज बढ़े हुए आए हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा और वेट करूंगा क्योंकि अभी तो बिल्कुल शुरुआती नंबर्स हैं। आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे जहाँ पर आज थोड़ा मोमेंटम बन रहा है। PNB दिखाइएगा, एक रिपोर्ट आई थी अभी आपको बता भी रहे थे गौरव, तो PNB करीब 1% ऊपर। अडानी का टोटल गैस वो करीब 0.5% ऊपर है। बर्जर पेंट, जाइडस लाइफ साइंसेज, ये कुछ और शेयर हैं जो 0.5% आज ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं।
HDFC ऑलरेडी आपको पता ही है। बॉश भी आज थोड़ा नीचे खुला है, करीब 0.5% है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी आज 0.5% से ज़्यादा की गिरावट है। एक्सिस बैंक भी एक बार ज़रा दिखाना। तो मेरे को लग रहा है आज बैंक भी थोड़े बटे हुए से हैं, ऐसा नहीं कि बैंकिंग एक तरफा है पूरी तरह से। मैं बता भी देता हूँ आपको, 8 शेयरों में से 4 शेयर अभी कमज़ोर हैं, जिसमें से HDFC, इंडसन दोनों कमज़ोर हैं और ICICI और एक्सिस बैंक थोड़ा बहुत मार्केट को अब रोकने की कर रहे हैं कोशिश। 450 पॉइंट बैंक निफ्टी की गिरावट इस समय आपको स्क्रीन पर अपने दिख रही होगी। मैंने अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स चेक कर लिए हैं, तो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है। हाँ, अडानी एंटरप्राइजेस करीब 1.4% इस समय नीचे है और कोई शेयर ऐसा बताने लायक नहीं है जहाँ पर आप ध्यान रखें। ठीक है, टाटा केमिकल्स ध्यान रखिएगा। हमारे एक प्रोड्यूसर है जिनका नाम है रोहित, उन्होंने कल हमको मीटिंग में बताया कि जो केमिकल्स पे एक IIFL की रिपोर्ट आई है, मैं कोशिश करूंगा वो रिपोर्ट्स आपके ज़रिए आपके तक सामने भी रख पाऊँ ताकि इन सभी शेयर्स का बेनिफिट उठा पाए। ऐसा कैसे हो रहा है कि बाज़ार में 85 पॉइंट की गिरावट है लेकिन टाटा केमिकल्स हरे निशान में है। तो जो केमिकल्स को लेकर रिपोर्ट आई ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। मेरे को आज निजी तौर पर मेरा मानना है कि कमोडिटीज़ का प्ले वापस एक्टिव हो सकता है, चाहे वो शुगर में हो, चाहे वो केमिकल्स में हो, चाहे वो वापस आके कुछ हद तक और इसी तरह के सेगमेंट्स हो जो डीपली कमोडिटी बेस्ड है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 90 पॉइंट की गिरावट है, ये जैसे 200 नीचे लाएगा थोड़ा और ड्रैग मार सकता है क्योंकि 24,200 ऑप्शंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आते थोड़ा और खिसकेगा। तो मार्केट के अंदर थोड़ा वेट करो आज का दिन और आराम से आप वेट करो। मेरे को सिर्फ आज यही चेक करना है कि एक्चुअली में आज मार्केट कितना प्रेशर बना रहा है। प्रेशर अच्छा होगा तो आगे भी आपके काम आएगा। 2% इक्विटी का हाथ बदला इस समय अपनी स्क्रीन पे मेट प्लस में आप देख पा रहे हैं। शेयर अभी फिलहाल थोड़ा कमज़ोर है, ये हीट मैप है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप 100 पॉइंट नीचे हैं लेकिन हीट मैप के अंदर आपको सिर्फ लास्ट की ही लेयर अभी भी लाल निशान में दिख रही है। ऊपर के दोनों लेयर्स करीब यानी कि 12 में से 8 शेयर अभी भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। भले ही परसेंटेज आधा % हो लेकिन फिर भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। ये समझने के लिए काफ़ी है कि बाज़ार के अंदर अभी डीप रूटेड क्रैक्स नहीं आए हैं, वो आने ज़रूरी हैं। उसके बाद जाके बाज़ार थोड़ा सा स्टेबल होगा और एडवांस डिक्लाइन को अपने हिसाब से कैलकुलेशन में डालेगा। फिलहाल जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप इसको स्प्रिंग की तरह मान के चलिए कि जितना नीचे दबाएंगे उतनी स्पीड से ऊपर आएगा। फिलहाल कुछ स्टॉक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हीट मैप के जरिए। ओपनिंग के सौदे और आज का मिड कैप कैटेगरी क्या कह रही है ये बता रहे हैं आगे। जी बिल्कुल डिम्पी, खबरों वाले शेयर से शुरू कर लेते हैं। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑर्डर एक मिला था। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट में हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी पर शुरुआत हुई है, 6-7% के आसपास की तेजी है और जहां पर खुला शेयर वहां से भी और ऊपर जा रहा है। शिल्पा मेडिकेयर, इनका US का कारोबार अच्छा कर रहा है। एक अपडेट आया था वहाँ से आय को लेकर शिल्पा मेडिकेयर में हम देख रहे हैं कि 6-6.5% के आसपास की बढ़िया तेजी पर शुरुआत हुई है। और रेमंड रियल्टी बिजनेस को अलग करने से हम देख रहे हैं कि जोश और बढ़ रहा है और ऐसी उम्मीद करके हम चल भी रहे थे। 5% पहले ऊपर था, फिर से ये एक छोटा सा एक विराम लेकर फिर से शेयर चला है। 3-3.5% आपको ऊपर ये शेयर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंप वाले शेयर चल रहे हैं। शक्ति पंप में 5% का सर्किट आज लगा है। नाहर पॉली फिल्म आज फिर से ये शेयर चलता हुआ आपको दिखेगा। इरकॉन को लेकर खबर थी, इरकॉन करीब 3.5% ऊपर ये शेयर दिखेगा। तो ये कुछ हैं चढ़ने वाले शेयर। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो निश्चित तौर पर RBL बैंक के जो अपडेट थोड़े से कमज़ोर आए थे उसका असर दिख रहा है। 3% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। कल के सत्र में जो कुछ शेयर चल रहे थे, मेट्रोपोलिस आप देखिए ये आपको आज नीचे दिखेगा। इसके अलावा अगर हम मॉस्चिप टेक, ये एक शेयर था कल चल रहा था तेज रफ्तार से, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आते हुए दिख रही है। और अगर हम वायदा वाले शेयरों की बात करें तो वहां पर कोई बहुत ज़्यादा कोई खास हम एक्शन देख नहीं रहे हैं। PNB में 1.5% के आसपास की तेज़ी देख रहे हैं। इंडियन होटल्स भी हमारे एक्सपर्ट के रडार पर है, इसमें बाई कॉल्स निकल के आई थी। 1% की तेज़ी इंडियन होटल्स में देखने को मिल रही है। TVS मोटर भी आज ये रडार पर था, 1% की तेज़ी TVS मोटर में है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा माहौल इंडेक्स के लेवल पर निफ्टी अब है 110 अंक नीचे, निफ्टी बैंक है करीब 450 अंक नीचे। हालांकि एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है वो उतना बुरा नहीं है। करीब 1400 शेयर NSE पर हरे निशान में हो और उसके मुकाबले 800 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो HDFC बैंक के चलते डिसरप्शन है। TCS, टाटा स्टील, ये कुछ शेयर हैं आज जो कमजोरी वाले हैं। आप देखिए FNO में उतनी बुरी स्थिति नहीं है, 94 शेयर कमजोरी वाले हैं, 80 शेयर हैं मजबूती वाले। तो चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और ये समझते हैं कि जो शुरुआत हुई है इसमें आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की।
अक्षय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए सर, थोड़ी कमजोर शुरुआत एचडीएफसी बैंक के चलते, कहां मौके आपको दिख रहे हैं बाजार में? अक्षय जी। अक्षय जी, अक्षय बताइए, आपके जी स्टॉक्स जी कौन से हैं, माफ क्या कीजिए स्पॉट किया आपने? जी जी माफ कीजिए, सुनाई नहीं थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन अनस्टेबल था। बजाज ऑटो देखिए, इसमें जी। डिस्कशन भी हुआ है मॉर्निंग में, तो स्टॉक में भी आपने जिक्र किया पॉजिटिव न्यूज का। मैं काफी अच्छे सपोर्ट जोन से उछल रहा है, और अगर आप ऑटो क्षेत्र में देखिए मोमेंटम काफी पकड़ रहा है, तो बजाज ऑटो लॉन्ग करें। सपोर्ट है 9375 का, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 9360 का, और यहाँ से उछलेगा तो टारगेट आपका बनेगा 9850 तक। 850 के टारगेट बजाज ऑटो में ये आया ओपनिंग ट्रेड के तौर पर। आज कुछ शेयर जो निफ्टी के 1% से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें एक बजाज ऑटो का भी शेयर है। सुमित जी, आपने क्या स्पॉट किया है, कहां पर ट्रेड लें अभी? देखिए, यहाँ पे एक एलेम्बिक फार्मा है, एपीएल लिमिटेड। यहाँ पे स्टॉक में काफी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है। हालांकि पिछले 3 दिन से स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में है, लेकिन लग रहा है कि पिछला हाई भी ये यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। आज भी ओपन लो का कैंडिडेट है, तो 980-82 का करंट मार्केट प्राइस है। 966 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट जो इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेट इज अराउंड 1010, और अगर ये कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें लग रहा है कि 1040 भी यहाँ पे एक सेकंड टारगेट की तरह देख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा आइनॉक्स विंड्स। देखिए, कल के सेशन में काफी अच्छा एक अपना रेंज ब्रेकआउट दे रहा था। आज भी कल का और आज का हाई सेम है, तो यहाँ पे मैं छोटा सा कंडीशनल बाय दूंगा, बाय अबव 164 फॉर द टारगेट ऑफ 175। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 157 का। ठीक है, आइनॉक्स विंड में बड़ी बड़ी तेजी हो रही है। 161 रुपए के ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, और सिर्फ 2 सत्र में 140 से 160 रुपए के ऊपर का भाव हो गया है। आइनॉक्स विंड और एलेम्बिक फार्मा, ये 2 शेयर, एलेम्बिक के लिए 1030 1040 का टारगेट होगा, और आइनॉक्स विंड के लिए भी और ऊपर के टारगेट यहाँ पर 175 रुपए के, 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इस शेयर को खरीदना है। अंशुल जी, आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है, और साथ साथ ना आप एचडीएफसी बैंक पर फिर से एक बार जरा अपना व्यू दे दीजिए। 3.25% नीचे है, डिप्स में अगर बाय करना है तो अभी करना है, या फिर थोड़ा और नीचे जाने दें इसको? अब ठीक है, एचडीएफसी बैंक से ही चालू कर लेते हैं। इसमें 20-डे मूविंग एवरेज जस्ट इसके नीचे है, 1655 के अराउंड। वहाँ सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं फॉर अ बाउंस बैक, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा और डिप लेने दीजिए। 1620 मेजर सपोर्ट है, वहाँ पे बहुत बेहतरीन बाइंग बनेगी, तो 1620 के अराउंड बाई कर सकते हैं, वहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा, ओपनिंग ट्रेड के लिए दोनों कैश के काउंटर रहेंगे। पहला है एचबीएल पावर, 540 रुपए चल रहा है। यहाँ पे कप हैंडल ब्रेकआउट है 22 दिन का, तो स्टॉक को 540 के अराउंड बाई करना चाहिए। 530 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 570 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा है पीपीएल, पीपीएल में बाइंग करना चाहिए 505 रुपए के आसपास, 490 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 540 का टारगेट रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दोनों स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी के लिए बाई दिए थे। एचपीएल पावर, ये बढ़िया स्टॉक लग रहा है, और इसमें देखिए 570 रुपए के टारगेट आ रहे हैं अंशु जी की तरफ से। 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक सॉलिड कंपनी है, और 530 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको एचबीएल पावर में, 570 का टारगेट। अंशुल जी, दूसरा शेयर आपने कौन सा बोला था? पीपीएल, पीपीएल 505 रुपए में लेना है। पीपीएल, प्रकाश पाइप, प्रकाश पाइप्स, ठीक है। काफी दिनों बाद, मतलब मैंने तो नाम भी बहुत ज्यादा इसका नहीं सुना। 505 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, 6.5% का बड़ा उछाल है, और इस महीने भी ठीक ठाक रफ्तार से ये शेयर चला है। तो प्रकाश पाइप्स 540 के टारगेट के लिए 490 रुपए का स्टॉप लॉस। ये खासियत है अंशुल जी की कि कैश के वो शेयर जहां पर ध्यान नहीं जाते हैं, कई बार वो आपके लिए खोज कर लेकर आते हैं। धर्मेश जी, आपके पास आएंगे। आप जरा ये बताइए सर, देखिए बजट पर हमारी नजर है, बजट के लिए लोग पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत कर भी चुके हैं, और आप बताइए कोई शेयर जो बजट वाला थीम का हो, जहां पर आप खरीदारी की सलाह देंगे?
जी सेक्टर्स वही है। आई मीन रेलवे इंफ्रा काफी अच्छा दिख रहा है। एल्कोहल को आरबीएनएल से ऑर्डर भी मिला, बट आरबीएनएल को खुद भी काफी ऑर्डर में इजाफा होते जा रहा है। ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पर बैठे हुए हैं, और मैनेजमेंट का मानना है कि इस साल के अंत तक ऑर्डर बुक का जो इनका टोटल इनफ्लो है अराउंड 1 लाख करोड़ हो जाएगा, और ऑर्डर बुक टू सेल्स का रेशियो इनका 3 to 4x चलता रहेगा उस रेंज में। और सरकार भी आप देखो रेलवे में बजट पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 5x बढ़ा रखी है। 2,55,000 करोड़ का इंटरिम बजट में था, और 3 लाख करोड़ तक जाना चाहिए इस बजट में, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक प्राइस जरूर चल रखा है, बट अगर आप इसको स्ट्रक्चरल स्टोरी के हिसाब से देखें कि जिस तरीके से इनका ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है, मार्जिन एक्रेटिव आ रहा है, बुलेट ट्रेन का रोल आउट होना है, तो मुझे लगता है स्टॉक में अभी भी काफी दमखम है। तो आरबीएनएल पर बाई करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे भी, और एक बार 500-510 के टारगेट के लिए एक साल के नजरिए से ये जा सकता है। ठीक है, तो ये आरवीएनएल पे आपका एक 500 प्लस तक का नज़रिया है। आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, बट हाँ पैसे बन सकते हैं यहाँ से भी। एक शेयर में आपको नोटिस कराता हूँ, अंशुल जैन, आप कैश के शेयर्स देखते हो ना, आपकी कैटेगरी आपकी बिल्कुल तबीयत के हिसाब से मैंने एक शेयर ढूंढा है, अभी अभी मेरे को मिला है एक्चुअली में। मेरी एक शीट रहती है कैश की, मैंने वहाँ से निकाला, चार्ट देखे तो मेरे को दिख गया। उस शेयर का नाम है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स के नाम से, EKC। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखाएंगे, मैंने डेली चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, और बढ़िया ब्रेकआउट है, और ना केवल बढ़िया ब्रेकआउट है, मेरे को लग रहा है अच्छे से चल भी सकता है। 20% का इसका सर्किट है, मैंने चेक किया है। मैं आपको दिखाता हूँ सर मैंने क्या देखा। हाँ, मैं कहीं भी गलत हूँ, आप मेरे को ठीक कर सकते हैं, और आप बता भी दीजिएगा ये क्या है। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट है, आपने देखा होगा सर। ये मैंने लाइन आपके सामने ड्रॉप की है। ये जितने भी लोज बन रहे थे उसको इसने पहली बार पार कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो है वॉल्यूम। आप देखो कितना श्रिंक्ड वॉल्यूम था, एकदम से बड़ा वॉल्यूम कल और आज में इसमें बनना शुरू हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरा एक पॉइंट, ये एवरेजेस का जंक्शन है टिपिकली, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये 200 दिनों के 50 दिन की एवरेज है। तो मेरे को 3 इंडिकेटर्स मेरे पास आए, डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट, दूसरा अच्छा वॉल्यूम, और तीसरा जंक्शंस का एवरेजेस का ब्रेकआउट है। क्या मैं एवरेस्ट करंटो सिलेंडर्स को रख लूँ? मेरा पहला टारगेट है करीब 155 का, फिर मेरा दूसरा टारगेट बनेगा 165 का सर। डिम्पी जी, जब ईटी नाउ पे मेरा पहला अपीयरेंस था, उसका मेरा पहला स्टॉक ही एवरेस्ट कांटो था, शायद आपको याद भी होगा। चार्ट उसी दिन आपने ऐसे भी चार्ट दिखाया था। एवरेस्ट कांटो में जैसे आप दिखा रहे हैं फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, स्टॉक में 30% की यहाँ से अपसाइड दिख रही है। स्टॉप लॉस 140 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे लेके इमीडिएटली लॉन्ग कर सकते हैं। 30% का बेयर मिनिमम मूव स्टॉक में आता हुआ दिखेगा। और एक मिनट और लूंगा डिम्पी जी, आपका सुबह शिल्पा मेट बाय दिया था 578 में, 669, 100 रुपए ऑलमोस्ट वहां से बढ़ गया है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। दूसरा DCX इंडिया 375 में दिया था, 444, इसका भी टारगेट डन है। इसके अलावा HDFC, AMC, D-Link और Zentek, इन तीनों में भी टारगेट्स डन हो चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा कैश पे आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा कैश में आते यानी स्टॉक्स चल रहे हैं। अब मेरे को तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हमने शेयर आपके सामने नोटिस रखा, आपने बताया और शेयर चलना शुरू हो गया। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर फिर से दे देता हूँ, एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हमने शेयर आपके सामने चुना, आपके सामने उसके रीजनिंग ढूंढे, आपके सामने एक्सपर्ट से पूछा जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, आपके सामने शेयर्स का मोमेंटम है। अब ये शेयर करीब 6% ऊपर बकायदा डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये वो चार्ट है, ये वो वही चीज़ है जिस पे हमने आपको नोटिस करवाया कि देखिए ये शेयर मूव दे सकता है। मेरा इंट्राडे टारगेट, हालांकि वैसे तो 20% का ही रख देता हूँ मैं सर्किट का, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि 165 तक ये शेयर आ जाना चाहिए। धीरे धीरे करके आए, एकदम से आए, कैसे आए मेरे को नहीं मालूम, बट ये शेयर की इधर अभी भी थोड़े चलने की गुंजाइश लगती है। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स अभी करीब 6% ऊपर आके कामकाज करता हुआ आपको ये शेयर दिख रहा होगा। खैर हम और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, और मार्केट्स पे वापस लौट आते हैं। 124 पॉइंट की गिरावट है अभी निफ्टी पर। मैं बस यही आपको नोटिस कराना चाहता था कि डिप की वेट करो, एक ना एक दिन आएगा ज़रूर आपकी प्लेट में। आप थोड़ा शांति रखो, फोमो फैक्टर के शिकार मत हो। अब आपको मैं दिखाऊं, बैंक निफ्टी को भी अगर आप चेक करना चाहोगे ना तो करीब 700 पॉइंट की गिरावट है। सुबह 500 पॉइंट खुला था नीचे, तब भी मेरे को लगा कि मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा, मेरे को थोड़ा और नीचे चाहिए। और मैं आपको बताऊं 52,000 जब ये आएगा ना और इसके नीचे थोड़ा जाएगा, तब बियर्स अपना हाथ पकड़ेंगे, तब दिखाएंगे कि हाँ चैलेंज और कॉन्टिन्यूशंस क्या होता है। अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा मार्केट ना एक तरफा टिल्ट है,
होता क्या है कि एक तरफा टिल्ट होने से जिनकी तरफ टिल्ट है वो तो बेनिफिट है, लेकिन जो बाहर बैठ गए हैं उनकी प्रॉब्लम हो गई। वो तो टिल्टेड मार्केट के अंदर आएंगे, फिसलते जाएंगे, मरते जाएंगे। थोड़ा वेट करो। मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कर देगा, हो सकता है बाजार आज फिर रिकवरी दिखाए, फिर थोड़ा नीचे लाए, फिर थोड़ी रिकवरी दिखाए, लेकिन ऐसा कुछ कर सकता है। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान, आराम से ट्रेड कीजिए, शांति से पकड़ पकड़ के ट्रेड कीजिए जहाँ जहाँ भी अच्छे मौके मिलते हैं। एक शेयर मैं नोटिस करा देता हूँ आपको, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि बाजार कहीं और ज़्यादा तो नहीं तोड़ेगा। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 5 रुपये ऊपर आ गया लाल निशान से। एडवांस डिक्लाइन की रेशो खैर अभी भी स्लाइटली फेवर में है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊपर आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी पोजीशन है अपनी अपनी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो काम भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, 1-2 शेयर मैंने और निकाले हैं। मैं आज ना आपसे नहीं पूछूंगा, सुमित मूलचंदानी से पूछूंगा धानी सर्विसेज के बारे में। ये शेयर भी हमने सर नोटिस करवाया था। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन वापस से दिखाना, एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन वापस से दिखाइएगा, और मैं इसको ज़रा ना डेली की जगह वीकली कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाएगा, मैं भी देख पाऊँ। सुमित मूलचंदानी एक बार ज़रा देखिएगा। ये हमने ना कल दर्शकों के सामने एक बात रखी थी धानी सर्विसेज को लेकर, अंशुल जैन से राय भी ली थी। वो कह रहे हैं कि बढ़िया शेयर चलेगा, बायसनेस ना हो जाए, इसलिए मैं एक सेकंड ओपिनियन आपसे ले रहा हूँ। हमको इसका स्ट्रॉन्ग बेस भी दिखा, 50 दिन की एवरेज का ब्रेकआउट है, 200 दिनों की एवरेज की तरफ जाएंगे, चेस करेंगे। ये वीकली चार्ट है, थोड़ा समय लग सकता है, बट ये बढ़िया चल सकता है। आज शुरुआत में हरे निशान में चल रहा है। सर आपका टेक। डेम्पी जी देखिए, ये एक हम पॉजिटिव मोमेंट ही काउंट करते हैं जब स्टॉक अपना हाईएस्ट वॉल्यूम वाला जो कैंडल होता है उसके बाद अगर 2 या 3 दिन का कंसोलिडेशन हो और अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट ले, तो यहाँ पे 55 56 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 2 दिन से वही लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। तो बिल्कुल अगर यहाँ से कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल बन रही है, इवन वी कैन ट्रैक इन लोअर टाइम फ्रेम, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 53 का, और यहाँ पे टारगेट अगर मुझे मेंशन करना हो तो 64 का रहेगा। तो बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश बाइंग यहाँ पे आ सकती है। मार्केट के अंदर मोमेंटम अभी भी एक 100 पॉइंट नीचे निफ्टी का है। बस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रखेगा। HDFC तो अपना काम कर ही रहा है, 3.5% नीचे आ गया। 2 दिन में अगर आप इसकी परसेंटेज गिरावट देखेंगे तो 5% हो गई है। 2% कल की, 3% आज की, तो 5% की गिरावट हो चुकी है। HDFC ने कर दिया। स्क्रीन पर आप दोनों चार्ट नहीं दिखा सकते, इन तरह से प्रोड्यूसर सब दिखाते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो आपको देखेंगे, आपको डाइवर्जेंस साफ साफ दिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी मौका लगेगा आप दिखाते रहिएगा प्रोड्यूसर साहब मौका देख के। मेरे पास 1-2 शेयर और भी हैं जहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनी है। मैं ज़रा उन शेयर्स की शीट खोल रहा हूँ और चेक करता हूँ आपके सामने ही। बढ़ने वाली कैटेगरी में मेरे को कुछ आज कायदे से मिल नहीं रहा अच्छा शेयर। एक डिविस लैब है, लॉरस लैब मैंने सुबह पता किया था धर्मेश भाई से। अक्षय पी भागवत एक बार ज़रा डिविस लैब देखोगे आप, आज इंट्राडे में और चल सकता है क्या? जी बिल्कुल, बहुत सही शेयर का चुनाव किया आपने। आज फार्मा में एक डिफेंसिव बेट का आइडिया जरूर बन रहा है, क्योंकि आप देखें मार्केट थोड़ा स्लिपरी फुटिंग में है, और फार्मा में स्पेशली डीवीज लैब की बात करें तो एक काफी लंबे टाइम का कंसोलिडेशन है जिसकी ब्रेकआउट की कोशिश में है। फार्मा में आप देखें अभी तक डीवीज लैब ने वो तरीके का मूव नहीं दिखाया जो लुपिन या फिर आप सन फार्मा ले या दूसरा कोई शेयर ले, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मौके बन रहे बाय करने के। एक रेजिस्टेंस है 4654 का स्पॉट में, जैसे वो पार करेगा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा। एक्सपेक्टेशन है ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप पहले ही प्रीएम्प्ट करके बाय कर सकते हैं। टारगेट एरिया 4725 और 4800 तक बन सकता है। ओके ठीक है, डन। तो ये कुछ आप और फार्मास्यूटिकल्स के देखिए, कल फार्मा ना डेज हाई पे बंद हुआ था। कल आपको ध्यान होगा जब डेज हाई पे बंद हुआ था, हमने आपके सामने एक बात बोली थी कि फार्मा भी मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा अब, नहीं तो फार्मा और HUL जैसे शेयर्स ऊपर ही नहीं आते। ये बहुत क्लियर मैसेज है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रीड करेंगे ना मार्केट को तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आज का जो शुरुआती आंकड़े थे वो भी यही बता रहे हैं कि बाज़ार के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर है। ये ऐसा नहीं कि फ्राइडे फीवर है, बाज़ार चल गया है। बाज़ार तो कल भी एक्सपायरी का ट्रिगर के हिसाब से तोड़ सकता था, बट नहीं तोड़ रहा। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि बाज़ार बहुत ख़राब हो गया। मैं फिर से बताता हूँ, जब तक बियर्स का कब्ज़ा नहीं होगा ना तब तक बाज़ार ख़राब नहीं होगा। तब तक स्प्रिंग की तरह है, नीचे आने पर उतनी स्पीड से ऊपर भी आ सकता है। और आपने परसों तरसों देखा भी है, 2 दिन में 400 पॉइंट करके गए थे बैंक निफ्टी के, एक ही दिन में कवर हो गए थे 900 पॉइंट। बी अवेयर, सावधान, अभी भी सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा।
बस इतना ही मेरे को कहना है। आगे कुछ और मेहमानों के साथ अभिषेक जी बात करके आपके सामने ट्रेड रखेंगे। ठीक है, 120 अंक नीचे है निफ्टी, 24,200 के नीचे कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक है 700 अंक नीचे। एचडीएफसी बैंक, आज आईसीआईसीआई बैंक भी कमज़ोर है, तो जो दोनों जो बड़े वेटेज वाले बैंक हैं वो अगर कमज़ोर हैं तो निफ्टी बैंक का ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पर ज़रा व्यू लेते हैं। एक बार ज़रा एस्ट्रल चेक करेंगे अंशुल जी, एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल में ब्रेकआउट बन रहा है अभिषेक जी, ऑलमोस्ट इसको प्रीएम्प्टिव बाय करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। 8 दिन की टाइट क्लोजेस थी, एक्सट्रीम टाइट क्लोज थी ब्रेकआउट के पास। यहाँ से आज ओपन लो के साथ चला है, तो पूरा पोटेंशियल है स्टॉक में कि अपना स्विंग हाई 2453 सरपास करके 2490 तक जाए। 2 से 3 दिन लग सकता है इस टारगेट को अचीव होने में, बट इमीडिएटली बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2380 रुपए का इंटरडे बेसिस पे, और क्लोजिंग बेसिस पे लगाते हैं तो 2360 रुपए का रहेगा। तो स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करना चाहिए। 2490 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। 2490 2 से 3 दिन में एस्ट्रल लिमिटेड के लिए। सुमित जी, आप ये बताइए कि एनबीसीसी को यहां से भी खरीदना है क्या? 190 रुपए के ऊपर का तो भाव हो गया है, अच्छे रफ्तार से चला है, ऑर्डर अच्छे खासे आ रहे हैं। एनबीसीसी, आपके नेक्स्ट टारगेट क्या है इसके लिए? देखिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एक यू फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है स्टॉक का, लेकिन पिछले 4 ही सेशन में आप देखेंगे तो स्टॉक ने 155 से 190 की रेंज को अचीव किया है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो जो पिछला यू बॉटम का लोअर बेस था दैट वाज अराउंड 175 टू 180। तो जिनके पास होल्डिंग है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं वेट करूंगा 180 के लेवल्स का। अगर डिप्स में मिल रहा है तो फिर से यहाँ पे बाइंग एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 164 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में यू बॉटम जो कंप्लीट हुआ तो एक्सटेंशन अगर हम लगाएंगे फिबोनाची का तो 210 का पहला टारगेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, 210 रुपए तक एनबीसीसी जा सकता है ये शेयर। अंशुल जी, एक और कैश का स्टॉक जरा आप चेक कीजिएगा। अच्छे मूव्स ये दे रहा है लगातार शेयर पिछले महीने भर से। सनफ्लैग आयरन, कल कोई खबर भी आई थी, कहां तक ये जाता हुआ आपको शेयर ये दिख रहा है, और क्या इस तेजी को राइड करना है या फिर जिनके पास है वो बस ट्रेल करके बने रहे? अभिषेक जी, सनफ्लैग आयरन में डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। हमने अपने क्लाइंट्स को 214.50 में इसको रिकमेंड किया है 14 जून को, और हमारा टारगेट इस स्टॉक में लगभग 340 रुपए का है। शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस के पास आया था तो प्रॉफिट बुकिंग कराई थी, लेकिन इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है तो हम अपने क्लाइंट्स को फिर रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे 340 रुपए का है। और उसकी वजह ये है 227 दिन का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। करंट मार्केट प्राइस से बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बनेगा 240 रुपए क्लोजिंग बेसिस का, और 340 रुपए का टारगेट रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रिपीट कर दे रहा हूँ, 214.50 में 14 जून को हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, सनफ्लैग आयरन को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जिस पर हमने तेज रफ्तार बनते हुए देखी है और मुझे लग रहा है कि अभी और ये चलेगा, रुकेगा नहीं, अब वो है हडको का। साल भर में तो खैर ये 5 गुना 6 गुना शेयर हो गया है, मतलब अमेजिंग स्पीड से चला है। सुमित जी, हडको आप बताइए इसमें क्या टारगेट होंगे आपकी तरफ से? आज इसने नया हाई बना लिया 537 रुपए का। जी बिल्कुल, लास्ट 3 डेज का आप मूवमेंट देखेंगे, काफी अच्छी कैंडल्स फॉर्मेशन है, वॉल्यूम है और आज फॉलोअप भी है। तो बिल्कुल जिनके पास है बने भी रहिए, और यहाँ पे अगर किसी को न्यू एंट्री करनी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 320 315 की लेवल आ रहा है तो यहाँ पे आप फिर से उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर टारगेट्स का बात करें तो पहला टारगेट रहेगा करीबन 360 का। अगर 360 भी यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो फिर 396 396 ये रहेगा हमारा सेकंड लेवल। ठीक है, 360 के लिए आप तैयारी कर लीजिए। हडको में 330 तो पहुंच गया, बहुत तेज रफ्तार से ये चला है शेयर। ये एक शेयर हम कल चर्चा कर रहे थे और उम्मीद करके चल रहे थे कि इसमें मूवमेंट और बढ़ेगा, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का। इसको अंशुल जी आप चेक कीजिए, कितनी स्टीम अभी बाकी है, कितना चलेगा शेयर ये? देखिए, इस स्टॉक में
आईपीओ आने के बाद से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, लेकिन मंथली चार्ट पे ये बेस बना रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ये बेस कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 29 महीने का बेस है, करंट मंथ में ओपन लो के साथ चला है। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स 135 139 रिजेक्ट किया है। 135 139 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट होगा, 180 तक का टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए 135 139 तक के लिए इस स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, डन। एक काम और करते हैं कि और ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं। अजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड। अजीत सर नमस्ते, बताइए सर आज आपका ऑप्शंस का ट्रेड कौन सा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी। सो डिम्पी देखिए, आज जिस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट में थोड़ा हायर लेवल प्रॉफिट टेकिंग है, बट कुछ एक पैक ऐसा है जो कि काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, जिसमें से फार्मा और हेल्थ केयर। तो अपोलो हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे तो एक एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई और 5750 के पास एक बेस फॉर्म किया। अब ग्रेजुअली बेसिकली ये रिकवरी दिखा रहा है। अब मुझे लगता है कि 6300 के ऊपर ये रिकवरी और स्ट्रेंथन होगी। तो यहाँ पे आप जो 6300 वाली कॉल है जो करीब 130-134 के बीच में ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 108 के स्टॉप लॉस के साथ 185 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है डन सर। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कॉल खरीदा जाए। ये सीरीज़ की क्लोज कॉल्स हैं, यानी कि एक एक्सपायरी तक की 25 तारीख की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। 134 का आपका भाव है, 185 का आपका लक्ष्य, 108 का स्टॉप लॉस। ये ज़्यादा दिन वेट नहीं करवाएंगे, आपको जल्दी फ्री हो जाएगी। रेशियो 1:2 की है, 3000 जाएंगे 6000 आएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन हमने आपके सामने रखी है। अपोलो हॉस्पिटल सामने करंट भाव भी आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करीब 0.25% की तेज़ी के साथ है। ठीक है, 120 पॉइंट की जो गिरावट थी ना निफ्टी पर, वो करीब 80 पॉइंट के रह गए। 40 पॉइंट के रिकवरी का मैं पूरा का पूरा क्रेडिट दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, जो मैंने आपको नोटिस भी करवाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखते देखते करीब 20 रुपये ऊपर आ चुका है। जब ये 3 रुपये ऊपर था तभी मैंने आपको नोटिस कराया था कि ये मेरे को इस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाजार की हेल्प करने के लिए उतर रहा है। देखो मैंने आपको सुबह 3 चीज़ें गिनवाई थी। पहला लिक्विडिटी, दूसरा एफआईज और तीसरा बड़े शेयर्स। लिक्विडिटी और एफआईज को आप एक मिनट बाद चेक नहीं कर सकते, ये तो एक लंबा सिनेरियो है जिसमें चेकिंग होती है। लेकिन लीडरशिप जो है ना मार्केट की, वो भी ध्वस्त होनी चाहिए, तब जाके बाजार थोड़ा नहीं। आप एक शेयर नहीं चलाएंगे, ठीक है, आपने HDFC नहीं चलाया, लेकिन रिलायंस खड़ा हो गया और रिलायंस क्या कर रहा है, मार्केट को स्पीड से रिकवरी दे रहा है। आप एक बार ज़रा निफ्टी का चार्ट भी सामने स्क्रीन पे दिखा पाएंगे एक साथ ही। तो जैसे जैसे रिलायंस चला वैसे वैसे निफ्टी की रिकवरी चली है। बैंक निफ्टी अभी भी 750 पॉइंट नीचे है, बट रिलायंस ने निफ्टी को बहुत स्पीड से रिकवर किया। 120 पॉइंट की निफ्टी को करीब 80 पॉइंट कर दिया। मैं फिर भी बोलूँगा सावधान रहिए, ये एक स्प्रिंग की तरह है। जब तक 24,000 के नीचे नहीं आता, 23,800 के नीचे नहीं आता, बियर्स का दबदबा बनेगा ही नहीं। एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है बस। और ये मैं कई बार आपके सामने, आज सुबह से तीसरी चौथी बार होगा शायद मैं ये बड़ा पॉइंट आपके सामने बोल रहा हूँ। हाँ, एक बार वो आ जाएगा तो फिर आपके काम आएगा। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखो रिलायंस ने जैसे जैसे स्पीड पकड़ी है वैसे वैसे उसी समय से ही निफ्टी ने भी अपनी रिकवरी को स्टार्ट कर दिया। निफ्टी अधीन हो गया इन दोनों शेयर्स के। निफ्टी को और नहीं समझ में आया कुछ भी। एक बार ज़रा IT इंडेक्स दिखाएंगे आप, एक बार ज़रा IT, खाली IT का इंडेक्स दिखाना, कोई शेयरवेयर मत दिखाना, खाली निफ्टी IT इंडेक्स, निफ्टी IT लिखोगे तो आ जाएगा। इसको भी क्लियरली वॉच करना, ये भी एक छुपा रुस्तम जैसा साबित हो सकता है निफ्टी IT इंडेक्स, क्योंकि बार बार क्या है, अभी तक वापस टूटा नहीं है। तो निफ्टी IT इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है। आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है। आज का दिन ना ये चीज़ चेक करने का है कि बाज़ार में दबाव बनाने का कितना दम है। भाई तेज़ी का तो आप चेक कर ही चुके हो ना, कितनी बार चेक करोगे? दबाव बनाने का दम कितना है, ये आज चेक करने का दिन होगा। और सिर्फ चेक करना, हाँ अभी टूटा वूटा कुछ नहीं है मार्केट में, क्लियरली बोल देता हूँ आपको। कहीं मेरी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के ना बोलना कहीं भी आप। मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, मैं बुल्स हूँ और बुल्स के हिसाब से फ़िलहाल रहता हूँ। लेकिन इस समय मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, जिसके लिए मेरे को ये सब वेट करना पड़ रहा है कि जब तक निफ्टी के अंदर डिप्स नहीं आएंगे मैं तो बाय नहीं करूँगा, और अच्छे डिप्स नहीं आएंगे तो ठीक है जी। शेयर थोड़े ढूंढने पड़ रहे हैं आज फिर से मेरे को, और मेरे को तो कोई ऐसा शेयर मिल भी ना रहा ढंग से जिससे मैं को बोल पाऊँ कि हाँ ये शेयर अभी मेरी लिस्ट में आया। एक दो शेयर और पता करता हूँ जरा अंशुल से। कैश के स्टॉक्स हैं, रेमंड्स तो आ गया 5। अच्छा रेमंड्स ही दिखाना एक बार ज़रा स्क्रीन पे। 5% रेमंड है। अंशुल जैन और चलेगा क्या रेमंड? 5% ऊपर है।
डिम्पी जी, जिसमें भी टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का मिक्स है, वो सारे स्टॉक्स में गजब तेजी डेवलप हो रही है। रेमंड्स में 3 दिन का इनसाइड बार था, 4 टाइट क्लोजेस था, आज गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है। इस स्टॉक में अभी भी यहाँ से 3400 रुपए तक की अपसाइड दिख रही है, बट इमीडिएट 1 से 2 दिन के बेसिस पे पकड़ेंगे तो 3185 3190 के अराउंड फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, वहां पे अटक सकता है, बट ओवरऑल ये 3400 रुपए जा रहा है। 3400 तक के टारगेट के अंदर आपको मिल सकते हैं रेमंड्स के अंदर, ये आप थोड़ा उसको होल्ड भी करके रखें। आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जहाँ पर आज थोड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी है, मैं वो भी शेयर चेक कर लेता हूँ जहाँ पे शॉर्ट्स थोड़े खुले हैं। आरबीएल आ गया नीचे, सुबह सुबह ध्यान है आपको, हमने आरबीएल के बारे में बताया था, इसके नंबर्स ठीक नहीं है और एक कमज़ोर कैटेगरी है, बाकायदा डेज लो टेस्ट कर रहा है विद वॉल्यूम। एक मेट्रोपॉलिसिस और है, ये शेयर भी ज़रा दिखाना मेट्रोपॉलिसिस का, ये लाल पैथ लैब और मेट्रोपॉलिसिस बढ़िया चल रहे थे, लेकिन आज प्रेशर माउंट हो रहा है, प्रेशर बन रहा है इन पे। एक बार ज़रा ये भी दिखाना मेट्रोपोल। सर ये ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या, एक बार चेक करना। सुमित जी आप चेक करना एक बार। डिम्पी जी देखिए, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल एक डाइवर्जेंस बना हुआ है, मल्टीपल टॉप है। पिछली 2 से 3 बार स्टॉक ने ट्राई किया है अपना 2080 के लेवल को सस्टेन करने का। कल क्लोजिंग आया था लेकिन आज ओपनिंग से ही प्रेशर बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये क्लियर केस ऑफ रिजेक्शन है। लेकिन जो ज्यादा कमजोरी दिखेगी वो आपको 2020 के नीचे, 2020 के नीचे, तो मैं वहां पे एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी देखूंगा शॉर्ट सेल का। लेकिन 2020 जैसे हमने सपोर्ट का बात किया तो माइट बी पॉसिबल कि वहां से एक बाउंस आ जाए, सो आई विल जस्ट वेट फॉर एन 15 मिनट कैंडल टू क्लोज बिलो 2020। ठीक है, मेट्रोपोलिस को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ जो रेलवे वाले काउंटर्स हैं वहाँ पर भी एक्शन बन रहा है। आप रेलटेल देखिए 500 रुपये के ऊपर ये कारोबार कर रहा है। कुछ और शेयरों पर जरा नज़र डालेंगे, पहले एक बार रेलटेल पर राय लेते हैं। अंशुल जी, ब्रेकआउट कहाँ तक ले जाएगा शेयर को, 505 का भाव है। अक्षय जी, रेलटेल में 107 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था, उसके बाद 7 दिन कंसोलिडेट करके आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अपने क्लाइंट्स को 505 रुपए में बाई रिकमेंड किया है 550 रुपए के टारगेट के साथ, तो 550 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 505 रुपए पे बाई कर सकते हैं। 505 रुपये पर बाई कर सकते हैं इसको, और यहाँ से और ऊपर के टारगेट्स आप इसमें लगा के चलिए। एक शेयर जहाँ पर खबर थी, हमने आपको नोटिस भी करवाया था, हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ का पार्ट भी था। आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर है 10% ऊपर, एक बढ़िया अपडेट था। यूएस के बिजनेस को लेकर भी अच्छा अपडेट आया था। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया है, इसको ऑर्डर की खबर थी, 14% ऊपर अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट। सुमित जी, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, बहुत चल गया ये शेयर या फिर अभी और चलेगा? अभी भी थोड़ा सा स्टीम है इसमें। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो पिछला हाई था आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ओपन लो का कैंडिडेट है। लेकिन एक फ्रेश बाइंग का मैं अभी भी थोड़ा सा वेट करूंगा। लेकिन जिनके पास है आप होल्ड रखिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए 1434 का। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम अभी भी बाकी है, 1640 तक का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ये व्यू। एक शेयर जो कहीं ना कहीं बजट की थीम से भी जुड़ा है और उसमें लगातार एक्शन बना हुआ है और रह की बड़ी तेजी हो रही है, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग। अंशुल जी आप जरा चेक कीजिए, बताइए कहां तक ये जाएगा। 600 बहुत दूर नहीं है, उसके ऊपर कितनी तेजी? अक्षय जी, इसमें बहुत बढ़िया पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और एक डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। अभी सुबह ओपनिंग में अपने क्लाइंट्स को मैंने बाय रिकमेंड किया इसको 571 रुपए में, 548 के स्टॉप लॉस के साथ 622 रुपए का इमीडिएट टारगेट लग रहा है। इसमें लगभग 108-109 दिन का बेस ब्रेकआउट है, तो स्टॉक में 20 से 30% की अपसाइड दिख रही है, लेकिन हमने 9% अपसाइड के टारगेट के साथ अपने क्लाइंट्स को ओपनिंग में 9:38 पे रिकमेंड किया है। ध्यान होगा, हमने इसको 540 पे सबसे पहले नोटिस करके बताया था कि इस बार के बजट के, अच्छा ये तो बच्चा भी गेस कर लेगा ना कि भी एंटनी वेस्ट या वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर है, लेकिन इसके अंदर से कंपनी ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है।
एक तो पहले तो वेस्ट लिमिटेड की कंपनीज कम है, जो हैं भी उसके अंदर फिर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हर पैमाने पर ठीक लग रहा है। आप इस शेयर को ध्यान रखिएगा, 600 प्लस तक के टारगेट्स हैं। अंशुल जैन बता रहे हैं उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी प्लस करवाया है आज सुबह ही, तो ये करीब 6.25% आके तेज़ होकर कामकाज कर रहा है। 520 530 पे हमने आपको नोटिस करवा के प्लस भी कराया था। AWHL के नाम से इसका कोड है, अगर किसी को ना पता हो तो देख लीजिएगा। खैर, इस बीच रेमंड्स का जो रियल एस्टेट कारोबार है उसके डीमर्जर को बोर्ड की अप्रूवल आ गई है। इस कारोबार को लेकर उनकी योजनाएं क्या हैं, आगे क्या करना चाहेंगे, जब ये अलग ही हो गया है तो फिर इसकी रूपरेखा क्या होगी। कंपनी के CFO अमित अग्रवाल से बातचीत की है ET नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने। आइए सुन लेते हैं उनकी बातचीत क्या थी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि रेमंड के स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई है। अगर आप 1 महीने की बात करें, अगर आप 6 महीने की बात करें तो भी काफ़ी अच्छे उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी का स्टॉक 3,000 रुपये के करीब आ चुका है, जो कि एक लाइफ टाइम हाई है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैनेजमेंट ने अपने बताए हुए प्रोमिसेस और वादों को काफ़ी सॉलिड तरीके से निभाया है नंबर्स को देखते हुए, और वैल्यू क्रिएशन की जो जर्नी उन्होंने प्रॉमिस की थी वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ अमित अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि ग्रुप CFO हैं रेमंड के। और अमित, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप अपने रियल एस्टेट डिवीजन को अब डीमर्ज करने जा रहे हैं, 1:1 के रेशियो में शेयर होल्डर्स को एक नया शेयर भी मिल जाएगा। लेकिन मैं इस पर बात करने से पहले एक लार्जर पॉइंट के बारे में बात करूंगा। जब आप आए थे कुछ समय पहले यहाँ पे CFO बन के, तब भी हमें बात होती थी और आपने कहा था कि मैंडेट एकदम क्लियर है, टीम के साथ और लीडरशिप के साथ मिलके शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है और यही फोकस है अक्रॉस बिजनेसेस। तो हमने नंबर्स आपके कुछ देखे पिछले क्वार्टर्स में, जो ज़बरदस्त आपने एक जर्नी तय की है। अब 3,000 रुपये के प्राइस पे, रेफरेंस पॉइंट के लिए ले रहा हूँ मैं, शेयर पे आपका मुझे टिप्पणी नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएशन है। आपको अच्छा लग रहा है देख के अपना काम अभी तक का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि देखिए, जो शेयर की प्राइस है वो मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट का फोकस बहुत क्लियर है कि हमको कंपनी को स्ट्रॉन्ग, मजबूत, चाहे कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है चाहे परफॉर्मेंस है, उससे डिलीवर करना है। अगर आप देखें तो हमारे पिछले 11 क्वार्टर में कॉन्जिक्यूटिवली हमने अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दी है, एबिटा ग्रोथ दिया है और पैट का ग्रोथ दिया है। तो ये वो ओवरऑल और ROC भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव करिए। तो इससे ये हमारा एज अ मैनेजमेंट का बहुत क्लियर फोकस है। बट साथ में हमारा ये भी फोकस है कि हम राइट कॉर्पोरेट इनिशिएटिव ले, अनलॉक करें शेयर होल्डर की वैल्यू, जिससे कि जो इन्वेस्टर है, जैसे पिछले साल हम लोगों ने लाइफस्टाइल बिजनेस को डीमर्ज किया, या अभी कल बोर्ड ने अनाउंस किया, अप्रूव किया कि हमारा रियल एस्टेट डीमर्जर करते हैं। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि जब हमारा लाइफस्टाइल नेट डेट फ्री हो गया तो हमने डीमर्ज कर दिया। जब हमारा रियल एस्टेट एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया, 1700 करोड़ 1600 करोड़ का रेवेन्यू, 2400 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुकिंग, रियल एस्टेट बुकिंग्स आ गई, और आगे भी हम देख रहे हैं कि हमने 4 JDA प्रोजेक्ट साइन कर दिए, तो एक अच्छी स्टैंडिंग पे है, एक सर्टेन अच्छा कैश बैलेंस है जो कि उसको बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है। तब हमने डीमर्ज किया। हमारा जो तीसरा इंजीनियरिंग का बिजनेस है वो हमने एरोस्पेस डिफेंस में एक्विजिशन किया, ऑटो में एक्विजिशन किया, कंपनी को डबल कर दिया इंजीनियरिंग बिजनेस को। तो इस तरीके से हमारा एक बड़ा फोकस्ड अप्रोच है। और जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने मार्केट को बोला था कि 2025 में हम नेट डेट फ्री होंगे, बट हम 2023 में नेट डेट फ्री हो गए। हमारे यहाँ शायद ये प्रथा चल रही है कि 2 साल पहले हम जो टारगेट देते हैं उससे पहले कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ये बहुत खुशी होती है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, उन सब की वैल्यू क्रिएट होती है, जिससे कि और इंटरेस्ट हमारी कंपनी में आता है। एंड फ्यूचर में रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको फ्यूचर में कैपिटल की जरूरत होगी। अगर शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाएंगे तो हमारी एबिलिटी होगी और पैसा रेज करने की एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन टू ग्रो द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल which is rewarding to the shareholders. तो I think ये हमारी जर्नी है and we are on a track. हमने एक 5 to 7 ईयर का प्लान डिफाइन किया हुआ है जब मैं 2020 में आया था, कि हमारा ये 7 साल की जर्नी कैसे हम ट्रैवल करेंगे। I think उसी पाथ पे हम चल रहे हैं, and so far by God's grace and everybody's support
we have been absolutely on track or slightly better. इंटरेस्टिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, उसको डीमर्ज करके। एक और बात ये आती है कि पहले मैं कुछ आपके बड़े शेयरहोल्डर्स से बात करता था, वो ये कहते थे कि साहब हम जब हम रेमंड खरीदते हैं तो हमें 4-5 बिजनेसेस मिलते हैं, मेरी रुचि किसी एक्स या वाई बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, शायद वो भी अब शार्पनेस आ जाएगी अलग अलग बिजनेसेस को लेके। बट रियल एस्टेट पर्टिकुलर की बात करें तो आपका मॉडल जिस तरह डेवलप हो रहा है, आपने कुछ जेडी किए हैं, अपने लेगेसी लैंड बैंक को बढ़िया डेवलप किया और अब फुल स्केल डेवलपर बन रहे हैं आप, तो नेक्स्ट 3-4 साल का अगर व्यू दें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, क्या आप पार्टनरशिप करके एक्विटी रेजिंग भी कर सकते हैं आगे कैपिटल को रिक्वायरमेंट होगी तो? जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो बिजनेस है रियल एस्टेट का, ये पहले आज से 2-3 साल पहले लोगों को लगता था कि ये हमारा लैंड मोनेटाइजेशन का प्लान है, बट वी वर वेरी क्लियर आफ्टर 21-22 बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से आए थे कि हम फास्ट बिल्ड करेंगे और फास्ट सेल करेंगे तो कलेक्शन हो जाएगा, तो हमारा वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट इस प्रोजेक्ट में बहुत कम रहेगा। बट लैंड बैंक हमारा फाइनाइट है, 100 एकर्स का लैंड बैंक है, वो 25-27 हजार करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल दे सकता है। बट उसके बाद क्या, देन वी सेड कि वी विल हैव टू वर्क ऑन अ मॉडल जिसमें हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये जो जेडीए की है, जॉइंट डेवलपमेंट की है, वो बॉम्बे में बहुत बड़ी है और हमने उसको एक्सप्लॉइट किया। एंड हमारा फोकस सिर्फ अपार्टमेंट बनाने का नहीं है, हमारा फोकस है लाइफस्टाइल देने का। अगर वो लाइफस्टाइल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलते हैं। सेकंड, दूसरा हमारा जो रेमंड एज अ ब्रांड का ट्रस्ट है वो बहुत बड़ा है, उसके कारण जो हमारा डिलीवरी कमिटमेंट है और डिलीवरी हमने जो डिमॉन्स्ट्रेट किया, जैसे 2 साल पहले हमने रेरा टाइमलाइन के डिलीवर किया, उससे कॉन्फिडेंस कस्टमर में बढ़ गया। तो अभी अगर हम देखें तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट साइंड है थाने जेडीए के प्लस थाने लैंड, तो करीब 32-33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस हम फर्दर जेडीएस भी साइन करेंगे। तो अगर हम 3 से 4 साल में देखते हैं तो रफली 4,500 करोड़ तक का रेवेन्यू इजीली हम देख सकते हैं विद 25% EBITDA मार्जिन एंड 25% IRR। तो ये तरीके से हम देखते हैं बिजनेस को ग्रो करें। 120 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक आ गया करीब 4% नीचे। यही बात हमने सुबह भी आपको बताई थी कि एचडीएफसी के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो कल ही दिख गई थी। कल जब उसने अपने आप को थोड़ा कमज़ोर किया था तभी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे ज़रूर आपको आती हुई दिखेगी। खैर बट एनी हाउ, अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहें मार्केट के अंदर, थोड़ा और वेट कीजिए। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी गुंजाइश अभी भी बाज़ार के अंदर और है, ये 24,000 को हिट कर सकता है। अभी हम 24,191 के आसपास चल रहे हैं। 200 के नीचे जितनी देर रहेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि हम और नीचे आ सकते हैं। और करीब 800 पॉइंट है। एक ही बस शेयर है मेरी नज़र में, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अभी भी 18 रुपये ऊपर टका हुआ है। यही एक शेयर ऐसा शेयर है जो कि बाज़ार की वेटेज भी रखता है, कन्विक्शन भी रखता है, बदलने का दमखम भी रखता है। ये अगर टिक जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए तो फिर बाज़ार के अंदर प्रेशर और तेज़ी से बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर देख के चलना पड़ेगा आपको। खैर थोड़ी देर में मेरे साथ विश्वमोहन जुड़ जाएंगे जो कि आपको ये बताने वाले हैं कि कमोडिटीज़ के अंदर इस समय क्या किया जाएगा, और साथ ही साथ हम आपके सामने बजट का एक ब्लॉकबस्टर शेयर भी रखेंगे। अगर वो तैयार हैं बजट ब्लॉकबस्टर तो प्रोड्यूसर साहब बताइए, फिर उसको हम ले लेते हैं, और नहीं तो फिर थोड़ी देर में हम उसके सामने आपके सामने वो शेयर भी रखेंगे। खैर एक दो पॉइंट मैं आपके सामने और क्लियर कर देता हूँ। अगर आप वैसे देख रहे हैं आज मिड कैप और एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडाइसिस दिखाएंगे आप, साथ में ज़रा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाएगा। 2-4 चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये ना आप अपने रोज़ वाइटल्स चेक करो, जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूँ। आप मिड कैप इंडेक्स दिखाइए, ये देखिए हरे निशान में, स्मॉल कैप हरे निशान में। तो ब्रॉडर इंडाइसिस के अंदर आज हल्का सा वीकनेस है, यही आपको एनएससी और बीएससी पे दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट अगर आप बड़े बाज़ार को आप देख रहे हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। एनएससी बीएससी की रेशो बता रही है, मिड कैप स्मॉल कैप का रेशो बता रहा है। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, ये स्मॉल कैप और मिड कैप कैसे चेक होते हैं, इसका भी एक तरीका है। मिड निफ्टी के अंदर होते हैं 50 शेयर्स, लेकिन अगर आप मिड कैप की कैटेगरी चेक करेंगे ना तो एक इंडेक्स है जिसमें 500 शेयर्स का इंडेक्स भी बना हुआ है, उसमें टिपिकली स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स भी रहते हैं। आप उसको भी देखा करो तो आपको ना प्रॉपरली ब्रॉडर इंडाइसिस पता लग जाएंगे कि हाँ वो भी क्या हो रहा है।